हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, चाहे आपने साइंस से भरा हो, एक्स से भरा हो या फिर अदर देन साइंस वाई से भरा हो, मैटर नहीं करता, इंग्लिश दोनों को आते हैं। और इंग्लिश के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वन शॉट क्लास। ठीक है, वन शॉट वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा ग्रामर के जो टॉप 52 रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और इन 52 रूल्स देखो 99% सवाल ना, इवन आप एसएससी एग्जाम जाके उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद जब प्रीवियस ईयर उठाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। इन रूल से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। हाँ, देखो अगर मैं बात करूं जैसे बैंकिंग के एग्जाम, वो सभी चीजें हैं, अटपट कुछ भी उठा लेते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, इवन एफ कैट जैसे एग्जाम हो गए, इन टॉप टू मतलब 52 रूल्स के अंदर ही सिमट जाते हैं। अगर मैं प्रीपोजिशन को छोड़ दूँ तो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन की अलग से क्लास करा दूंगा। लेकिन जो ग्रामर बेसिकली आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपका ग्रामर बेस्ड पे जो रहेगा, प्रीपोजिशन बेस्ड पे नहीं, या फिर आपका कॉमन एरर क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। और देखो 3 सवाल तो इस वीडियो से आप बना जाओगे, तो इतना लिख के ले जाओ। 2 से 3 कॉमन एरर होते हैं, आप आराम से तीनों के तीनों सही करोगे। 2 कॉमन एरर या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उस कंडीशन में भी आप तीनों सही कर दोगे। तो 3 नंबर इस एक सिंगल क्लास से आपका रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा। टॉप 52 रूल्स के जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फ्री दूंगा। ध्यान से सुनना, पीडीएफ फ्री के नाम पे ना सब पीडीएफ फ्री में मांगने लगते हो। टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ फ्री नहीं है, वो पेड ही रहेगी। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए करना होगा आपको @A to Z स्टडी आपको सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, और आराम से जाके आप डाउनलोड कर पाओगे। क्लासेस अपलोड होने के 2 से 3 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड हो जाती है। और इस क्लास को शेयर करना। बट जो हमारी पेड पीडीएफ है, जहाँ पे वोकैब है और ग्रामर की प्रैक्टिस की पीडीएफ है, जो मैंने अलग से वीडियो में बताया था इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इन पीडीएफ की जो है व्हाट्सअप करके बाय कर पाओगे। व्हाट्सअप पे टॉप 52 रूल्स वाली पीडीएफ मत मांगना। ये 500 सीरीज की पीडीएफ है, जो कि जिसके अंदर वोकैब है बहुत ज्यादा हिंदी के साथ, और ग्रामर प्रैक्टिस है सॉल्यूशन के साथ, साथ में पैसेज वगैरह भी है, साथ में रगा के लिए रीजनिंग है, चैप्टर वाइज पूरी मैथ है, पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस के साथ, और करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ। इन सबको बाय करो एग्जाम से पहले। और मैंने कहा भी था कि मोर देन 90% पेपर पूरा पीडीएफ के कंसेप्ट पैटर्न का यूज करके आएगा। लिख के लो मेरे से, ठीक है? ये आएगा ही आएगा। इन सबको बाय करना होगा, फ्री पीडीएफ नहीं है, सब पेड पीडीएफ है। व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया है। एग्जाम से पहले 2 बार सॉल्व करो, खुद समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ जो है ना कितनी पावरफुल है आपके लिए ये। और रिस्क मत लो, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ, बात मान लो, आराम से पीडीएफ को सॉल्व करके ही जाना एग्जाम से पहले। अब रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इधर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, बिटवीन एंड। इनका क्या है सीन? क्या मैं क्यों लिखा मैंने इनको? मैंने ये कहा ना कि देखो ये सब क्या है भाई, इन सब की जो पेयरिंग है इसी कंडीशन में आएगी। आपको इस तरीके से मान लेना ना, गोकुल धाम आपने सुना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो बबीता जी के साथ अय्यर रहते थे, तारक मेहता के साथ अंजलि रहती थी, दया के साथ जेठालाल, ऐसा है ना जो भी है आपका, उस तरीके से। तो मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह इन सबकी पेयरिंग, इनको अलग नहीं कर सकते। बबीता को जेठालाल के घर भेज दोगे, ठीक है, एक आध घंटा चलेगा फ्रेंडली होके, बट परमानेंट नहीं रह सकती, तो अय्यर गुस्सा हो जाएगा। तो वही सीन है कि इधर के साथ नॉर को नहीं रख सकते हम लोग, बोथ के साथ हम लोग इसको मतलब क्या कह सकते हैं, बट ऑल्सो को नहीं रख सकते हम लोग, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन ये जो एंड है ना, तो जैसे कहते हैं ना कि बबीता जी हैं, टाइम मतलब बबीता जी हैं, वो जेठालाल के साथ भी मस्ती कर लेती हैं और अय्यर के साथ भी, तो उसकी तो वाइफ है ही। और जेठालाल जी के साथ भी क्या होता है भाई, उनका भी टाइम पास हो जाता है, देख के, आंख सेक के, जो भी समझ लो आप। उस तरीके से याद करना। जैसे देखो इसके अंदर बताता हूँ, इधर के साथ एक पेयरिंग कंजक्शन और आता है, हमेशा आता है। ओके, इनके साथ दूसरा कंजक्शन यूज नहीं कर सकते हम लोग। नेदर के साथ नॉर ही आता है, दूसरा कंजक्शन यूज नहीं कर सकते। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, बोथ के साथ कुछ और यूज नहीं कर देते। देखो ठीक है, फिर भी तो मेरा बोथ के साथ एंड सही हो जाता है, बहुत सारे लोग कर देते हैं। लेकिन बिटवीन के साथ पता है क्या कर देते हैं, टू प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं। और एग्जाम में देगा भी बिटवीन के साथ टू प्रीपोजिशन, ऐसा ना कि लोग को लगता है कि सही दिया हुआ है, वही कंडीशन खराब हो जाता है। बिटवीन देखा ना आपने, तो आगे जो प्रीपोजिशन नहीं यूज करना है, कंजक्शन उसका एंड यूज करना है, क्योंकि टू तो एक प्रीपोजिशन है, एंड एक कंजक्शन है। जो कंजक्शन क्या होता है, जनरली 2 सेंटेंसेस को ऐड करना, 2 वर्ड्स को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, तो ये तब पेयरिंग है इनकी। अब बोले क्या हो गया? नहीं, इनकी पेयरिंग के साथ साथ और भी कुछ रूल्स होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। बट सबसे पहले ये देखो, जैसे मैंने लिखा इधर राम और नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या है? यहाँ पे मैंने इधर का यूज कर रखा और यहाँ पे मैंने नॉर का यूज कर रखा भाई। तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सोडी के घर, मतलब सोडी ना तो उसके घर भिड़े के घर जा पाएगा, ना ही भिड़े सोडी के घर जा पाएगा, तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो ये सीन जो है ना, इधर नॉर के साथ यूज करना गलत है, तो इसके साथ क्या आएगा, इधर और का। तो पहला रूल हमने ये सीखा, इन कंजक्शन के परफेक्ट जो है पेयरिंग किसके साथ होती है।
हमने इनकी शादी करा दी, सबसे पहले करा दी, और किसी और को किसी के घर नहीं भेजना। अब लेकिन ये भी चीज़ है ना कि इसका ठीक है शादी ब्याह हो गया, लेकिन प्लेसमेंट इनका किस तरीके से करना है भाई, ठीक है, वो चीज़ सीखो यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ अगर इधर के साथ या फिर नेदर के साथ, नॉट ओनली के साथ, बोथ के साथ, अगर इनके जस्ट बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आया है तो इनके कंजक्शन जो है ना, इनके फिक्स कंजक्शन, जैसे इधर के साथ और आता है, निदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, तो इनके बाद भी ना प्रीपोजिशन ही आना चाहिए। इन्हीं की इनके बाद कोई प्रीपोजिशन दे दिए और इनके बाद कोई नाउन दे दिए, इवन आप कोई वर्ब दे दिए, फिर प्रॉब्लम है। बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। आएगा, सब आएगा। देखो वैसे ही इधर निदर नॉट ओनली, इन सबके बाद अगर जस्ट बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो इन सब के जस्ट बाद भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर इन सब में से किसी एक के बाद अगर कोई नाउन आया है तो इनमें से किसी एक के बाद जस्ट एक नाउन आना चाहिए, जब मतलब बशर्ते कि उनका फिक्स जो है ना पेयरिंग होना चाहिए। उनके पेयरिंग को भी चेक करना और इनके जस्ट बाद आया हुआ वर्ड्स पे भी ध्यान देना कि इनके बाद क्या आया है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, तो उसके बाद इनके पेयरिंग के बाद भी वही यूज करना। बोलोगे कैसे समझ में आएगा, मैं बोलूँगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मैं हूँ ना, टेंशन ना लो। आगे जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ आपसे इधर राम, अब इधर के बाद क्या आया, राम आया। राम क्या है कि नाउन है, समझ में आ रहा है आपको, कोई वर्ब थोड़ी है। राम का राम्ड, रामिंग, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। राम में ईडी नहीं लगा सकते, वर्ब नहीं है। राम में आईएनजी नहीं लगा सकते, कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो राम एक इंसान और इंसान एक नाउन होता है। तो इधर के साथ हमने राम यूज कर रखा है, तो नॉर के साथ भी देखो हमने मोहन यूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गई पहली चीज तो ये कि इधर का जो है कंजक्शन का हमने यहाँ पे गलत पेयरिंग किया है, इधर के साथ हमने नॉर का यूज कर दिया, दैट इज इनकरेक्ट। तो हमारा सबसे पहला रूल हमने ये सीखा था कि इधर के साथ और यूज करो, ठीक है। चलो ये तो अपने को पहला रूल के अकॉर्डिंग था, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर हम देखेंगे, इधर राम इज गोइंग टू मार्केट और टू सिनेमा। अब देखो इसके अंदर क्या पेयरिंग ठीक है, इधर के साथ और आया है, तो बोलोगे सर ठीक तो है, लेकिन बगल में इनकरेक्ट क्यों लिखे हो। मैंने इसलिए इनकरेक्ट लिखा कि मैंने इधर के साथ राम यूज कर रखा है, तो और के साथ देखो क्या मैंने टू यूज कर रखा है, टू सिनेमा, एक प्रीपोजिशन आ गया जस्ट बाद। बोलोगे सर इधर के साथ भी प्रीपोजिशन आएगा या फिर और के साथ वो आएगा, नाउन आएगा। तो मैंने ये देखना ना कि सेंटेंस में कोई नया वर्ड मेरे को ऐड नहीं करना, ध्यान से सुनना। सेंटेंस में नया वर्ड नहीं यूज करोगे ना कि इधर के बाद मैंने टू यूज कर दिया, इधर टू राम, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो मेरे को खुद से कुछ नहीं ऐड करना है ऐसे कंजक्शंस में। तो क्या करना आपको भाई, तो मेरे को ये करना है ना कि जैसे इनकी प्लेसमेंट इधर उधर करनी है। क्यों भाई, राम तो एक ही है, इसके अंदर नाउन एक ही है, क्या दूसरा कोई नाउन है इधर जो कि और के बाद आ सके, तो नहीं है ना, मेरे को नहीं दिख रहा, कोई नाम नहीं दिख रहा है। कोई नाम है इधर, बेसिकली नेम देखो, कोई नाम ऐसा मेरे को दिख रहा है इस सेंटेंस में, राम के अलावा कोई नहीं है। तो इसका मतलब और सही जगह पे है, इधर ही गलत जगह पे यूज कर रखा गया। तो समझ में आ गया, अगर दो नाम रहता और इधर के बाद राम है और के बाद नाम नहीं होता तो और में कोई गलती होता, लेकिन और के बाद तो नेम है नहीं और पूरे सेंटेंस में एक ही नाम है, वी हैव ओनली वन नेम दैट इज राम, एंड राम पहले क्या है, इधर है, तो इसका मतलब इधर को हटाओ यहाँ से। लेकिन टू मेरे को दिख रहा है, दो है प्रीपोजिशन मेरे को दिख रहे हैं, टू मार्केट टू सिनेमा, ऐसे मेरे को दो दिख रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे को इधर का यूज यहाँ पे गलत है, इनके टू के पहले हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, राम इज गोइंग इधर टू मार्केट और टू सिनेमा। राम या तो मार्केट जाएगा या सिनेमा, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है मैं समझाता हूँ। पहले सेंटेंस का हिंदी ये निकल रहा है ना, इधर राम और मोहन इज गोइंग टू मार्केट, या तो राम जाएगा या फिर मोहन जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक मार्केट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास दो नाम थे, तो हमारे पास जब दो लोग हैं तो हमने एक अपॉर्चुनिटी निकाल ली, या तो राम को भेज दो या फिर मोहन को भेज दो, ठीक है, मार्केट में। अब लेकिन मेरे पास सेकंड सेंटेंस के अंदर एक ही इंसान में, ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जगह कहाँ है, दो जगह मेरे को भेजने के लिए मिलता है, एक तो मार्केट भी भेजना है या फिर सिनेमा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता ना कि राम इज गोइंग इधर टू मार्केट और टू सिनेमा, राम या तो मार्केट जाएगा या फिर सिनेमा, कोई एक ही जगह जाएगा। अब दूसरा आपके पास कोई है तो भेजते रहो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये कह रहा था। दोनों में क्या फर्क था, पहले वाले में या तो राम या तो मोहन, और सेकंड वाले में राम या तो मार्केट या तो सिनेमा। यहाँ पे हमारे पास मार्केट और सिनेमा अपॉर्चुनिटी, और ऊपर वाले में दो लोग हमारे पास अपॉर्चुनिटी थे, डेस्टिनेशन एक ही था। तो उतना क्या डेप्थ में नहीं जाओ, मैंने जो शॉर्टकट बताया इनके जस्ट बाद देखो, यहाँ पे और के साथ क्या है, इधर के जस्ट बाद क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करते रहना, आपका हो जाएगा आंसर। ज्यादा जोश में मत आ जाना ना कि ठीक है पेयरिंग इधर ठीक ठाक दिख रही है, इधर के साथ और है, तो सेंटेंस को नो एरर मत कर देना, ये भी चीज देखना होगा आपको, ठीक है ना। और अब देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है आपसे। रूल नंबर, जैसे ना एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपसे, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। नीदर मोहन, ठीक है, is reading nor playing। अब इसमें बोलो क्या एरर है, आपको कुछ दिख रहा है,
इसके अंदर ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये चीज बता दो मेरे को, मन में सोचना, मेरे को बता तो नहीं पाओगे, लाइव क्लास नहीं है, बट फिर मेरे मन में सोचो। और नीदर मोहन इज रीडिंग नॉर प्लेइंग। अब इसके अंदर कोई एरर है तो मैं बोलता हूँ 100% एरर है भैया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहा है? नीदर मोहन इज रीडिंग नॉर प्लेइंग। अब नॉर के बाद क्या आया है? नीदर के साथ तो नॉर आया, नाइदर कहो या फिर नीदर कहो, जो भी कहते हो, नीदर के साथ नॉर आया तो सही है। लेकिन देखो नॉर के बाद प्लेइंग आ रखा है और नीदर के बाद मोहन आ रखा है, तो मोहन तो एक नाम है, हमारे पास खाली एक ही नाम है। लेकिन नॉर के बाद एक वर्ब आया है, तो हमारे पास एक और वर्ब है रीडिंग, तो मेरे को नीदर को ना रीडिंग के पहले डालने का है। तो मैं क्या करूंगा इधर? मोहन इज नेदर रीडिंग, ठीक है, नॉर प्लेइंग। ओके, ये हमारा सही है। अगर मैंने इसको इस तरीके से कर देता है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप किसको आंसर करते हैं? आप ये कहते हैं कि नेदर का गलती यूज है या फिर इज के रीडिंग के पहले गलती यूज करें, क्योंकि नेदर का तो यूज रीडिंग के पहले आना चाहिए था। तो नेदर का यूज जहां पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर अगर इस तरीके से रहता ना, ये ए बी सी एंड डी में मान लेते कि नो एरर, ऐसा कुछ रहता, तो मेरे को ए में एरर कहना था, बिकॉज नेदर का यूज हमने गलती कर रखा है ए में, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, जो कि ए की परफेक्ट प्लेस कहाँ पे है? रीडिंग के पहले, ठीक है। तो ये चीज हमारा सही हो जाता है। तो हम ए को एरर करते, अगर एरर में आ गया तो ऐसा नहीं सोचना ना कि हम ए में आंसर कहेंगे बी में, क्योंकि बी में भी नेदर की जरूरत है, ए को तो जरूरत है नहीं, तो बी में एरर कर दे नहीं। इसकी जिसको जहां गलती जगह उठा के रखा है वहीं गलती आप छाटना है, ठीक है ना। चलो आई होप गई समझ में आ गया होगा। अब देखो एक रूल और जो मैंने समझाया आपको कि पेयरिंग, जैसे नो सुनर के साथ देन आता है, ठीक है, और एग्जाम में नो सुनर के साथ अक्सर ना वेन का यूज कर देते हैं, या फिर छोटा लोग देन का यूज कर देते हैं, तो इसे काम गलत है ना। नो सुनर के साथ टी एच ए एन आता है और एग्जामों में देन कर देते हैं, ई एन कर देते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है। आंख है, भकुआइल रहोगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान नहीं चाहिए, कभी भी यहाँ पे देन का यूज नहीं करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशली फॉर यू गाइज, देन का यूज नहीं कर सकते हम लोग, इसके साथ वैन का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो गांजा वांजा पिए रहोगे तो फिर पता है क्या होगा? देन और दैन में फर्क ही नहीं समझ में आएगा, तो स्मोकिंग करके नहीं जाना। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है, जो कि फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और सुट्टा मार रहे होते हैं बाहर में जाके, तो वैसा गलती कभी मत करना, ठीक है। कुल बनने की कोशिश करना मत कभी भी। तो दैन के साथ क्या होता है भाई? नो सुनर के साथ दैन का यूज होता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन सब के साथ वैन का यूज होता है। और आपको पता है इन सब का मतलब होता है मुश्किल से किसी काम का हो पाना, दैट इज हार्डली, बेयरली, रेयरली, सबका मतलब। और ये सारे नो सुनर, हार्डली, बेयरली, रेयरली जो भी है ना, सब एक नेगेटिव वर्ड है। इनके बाद कभी भी नो नॉट का यूज हम जस्ट नहीं करते। खैर वो तो अलग चीज है, फिलहाल के लिए आप इन सब के साथ पेयर यूज करो। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली के जस्ट बाद वैन होगा और नो सुंदर के साथ देन होगा। तो कहोगे क्या निपट गया ये पूरा चैप्टर, मतलब ये टॉपिक रूल नंबर 3 इतना ही था। इसको भी छीलते हैं, ठीक है, भी और छीलेंगे। पपीता को खाने से पहले छीलते हो ना, इसको और छीलो। अब नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली का तो आपने वो जान लिया, कंजक्शन क्या आता था कि नो सुनर के साथ दैन कर देने का, बाकी के साथ वैन। लेकिन इन सब के बाद पता है क्या होता है? अगर इन सब के बाद पहले एक मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, वो हेल्पिंग वर्ब या तो डिड होगा या तो हैड होगा, ठीक है। अगर डिड आया है तो उसके जस्ट बाद एक सब्जेक्ट आएगा और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर इन सब जस्ट के बाद सबके बाद एक हैड आ गया है तो हैड के बाद क्या होता है भाई? सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेरे को क्या चाहिए होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों? अब ये भी चीज होता है, सब कुछ ठीक देगा, पेयरिंग भी ठीक दे देगा और डिड के साथ इधर V3 कर देगा तो फिर प्रॉब्लम है ना, और हैड के साथ V1 कर देगा तो प्रॉब्लम है ना। तो ये अपने आप में एक अलग लेवल का दिमाग है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के साथ V3 आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे देखो मैं अगर एक एग्जांपल बोलता हूँ, नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन दैट द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, तो कहोगे सर पहली चीज तो हम ये देखेंगे बिना सट्टा मारे नो के साथ हमारा, नो सुनर के साथ हमारा दैन लगा हुआ है, ठीक है। तो सही है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। कहोगे बाकी तो और रूल पढ़ाया गया था ना जनाब आपको, इतना पे तो नहीं कहा गया था कि रुक जाना। आगे मेरे को ये कहा था कि सर ठीक तो है, नो सुनर के साथ डिड लगा हुआ है, तो डिड के साथ देखो ना ही रिच्ड लगा हुआ है, तो भाई ईडी कहाँ से आ गया? ये तो प्रॉब्लम है। तो जहाँ देखो तो हाँ ईडी का छापा चल रहा है, तो ईडी को हटाओ, क्या हो जाएगा? नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन, ठीक है। अब दैन तो हमारा सही ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर, ठीक है। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है दैट इज रिच, अब हमारा सही है ना। तो दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया होगा आपको, अब कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होगी। तो सेकंड सेंटेंस देखो, आंसर मत देखना, पहले क्वेश्चन देखो। हार्डली ही हैड एंटर्ड द क्लास देन द टीचर स्टार्टेड। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कुछ लग रहा है कि एरर है? कहोगे देखो हार्डली के साथ पहला हम देखेंगे कि देन आ गया है,
ठीक है, और दूसरा ये देखेंगे हार्डली के साथ ना ही आ गया है। भाई हार्डली, स्कर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इनके जस्ट के बाद कोई सब्जेक्ट आता ही नहीं है भाई। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उनका हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो दो दो एरर्स है इसके अंदर। तो पहला ये करो कि हार्डली के साथ हमको ध्यान नहीं करने का भाई, वेन करने का, तो मैंने वेन करा दिया। सेकेंड इज दैट मेरे को ही हैड नहीं करने का, हैड ही करने का, तो हार्डली के बाद मैंने क्या कर दिया, हैड ही करने का, तो मैंने हैड ही कर दिया। तो दो एरर थे इसके अंदर, दोनों मैंने सुधार दिया। और ये कॉमन एरर में दो एरर नहीं देंगे, कोई एक ही देगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने दो दो एरर डाल रखा है, ताकि आपकी जो है ना नजर थोड़ी सी तेज हो जाए आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे भुक्खड़ लोग कहते हैं खाने पे टूट पड़ते हैं, वैसे क्वेश्चन देकर टूट पड़ा करो, वो वाली जो होती है मेंटालिटी रखा करो, फिर छोड़ने का नहीं ब्रो, आज फोड़ देने का। रूल नंबर 5 देखो, अब मैं बोलता हूँ ना लिस्ट के साथ क्या लगता है, लिस्ट के साथ हमेशा ना शुड लगेगा। अगर जब शुड हमारे अधिकार में नहीं है तो हम मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास दिख रहा है कि नहीं मे एक कॉमन एरर के क्वेश्चन में दे रखा है, तो मेरे पास अधिकार है उसको गलत कहने का, तो मैं मे को हटा के शुड का यूज करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि देखो वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, अब मेरे पास विल है, शुड है, मे है, माइट है, बोलोगे सर इधर दुद्दू को दे रखा है, आपने तो पढ़ाया था दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो भाई मैंने बोला देखो पहले अगर अधिकार में हमारे पास है कि शुड को यूज करो, जैसे मैं जेठा की बात करूं, जेठा ब्रो की, अगर पहले से उनको पता होता कि बबीता जी मतलब वो जब कुंवारे थे तो अपॉर्चुनिटी होती तो वो भी जैसे शादी कर लेते। ठीक है, अब नहीं दिखी उस टाइम या फिर उनकी दुर्भाग्य से नहीं मिली तो दया से शादी हो गया, ठीक है, वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी वो बबीता को फॉलो करते रहते हैं। तो वही चीज है कि आपको क्या करना, लिस्ट भी क्या करेगा। अब देखो मे क्या सीन है ना, मे इधर है, ठीक है, लेकिन शुड भी है, जब दोनों रहेंगे तो किसको फॉलो करेगा, दया को, दया मतलब शुड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, तो वो शुड लेगा। लेकिन अब मेरे को जहां दया गायब हुई बबीता जी के पीछे पड़ गया। ठीक है, जैसे देखो वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, अब इधर शुड है नहीं तो किसको करेंगे, तो आराम से खुशी खुशी कहेगा आ जाओ में हम, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं आपसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दे देना आपको इधर, वर्क हार्ड लिस्ट यू में फेल। ठीक है, इसके अंदर क्या कोई एरर है, ए बी सी डी में दे दूं, और मैंने डी में दे दिया नो एरर, एन ई का मतलब नो एरर। ठीक है, तो क्या कहोगे सर, ना सर इसके अंदर तो कोई एरर है ही नहीं, लिस्ट के साथ तो मैं आ गया, और आपने कहा भी था कि जब अधिकार वगैरह वगैरह जो भी चीज है उसके साथ मे का यूज कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे आपके पास अधिकार है, कॉमन एरर में आपके पास अधिकार है कि आप इसको सुधार सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपकी मतलब औकात को लिमिट में नहीं किया गया है, आपकी शक्तियों को लिमिट में नहीं किया गया है, आपको यहाँ पे कहते हैं ना कि खुला सार्ड की तरह छोड़ दिया गया है। यू हैव अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यू हैव ऑप्शन टू करेक्ट दिस सेंटेंस, ए बी सी डी। कहाँ पे दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ ना कि लिस्ट के साथ प्रायोरिटी हमको शुड को देना होता है, तो मैंने बोलना है यहाँ पे लिस्ट प्लस शुड करने का ब्रो। ठीक है, में हम कॉमन एरर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा, शुड को यूज करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज एरर है, समझ में आ गया ना कि नहीं आया, आ गया होगा, इंसान हो गए तो समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 6 देखो, कह रहा लिस्ट अनलेस अनटिल एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली सभी एक निगेटिव वर्ड है, उनके साथ कोई अलग निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। वैसे हमारे साथ लिस्ट है, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला ना कि नहीं तो, ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। ठीक है, या तो देखो तुम मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, फिर क्या ना वर्क हार्ड लिस्ट क्या हो जाएगा, यू में फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो नहीं तो के अर्थ में आता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी ना वर्ड छुपा हुआ है, तो फिर इसके साथ नॉट का ही यूज करें। ठीक है, जैसे देखो वही चीज कह रहा है, लिस्ट अनलेस अनटिल एक निगेटिव वर्ड है, इनके साथ कोई भी नॉट नो वैसा वर्ड यूज नहीं होता, अगर कर दिए तो फिर धोखा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो भाई अनलेस देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहला ये है यू विल फेल, पहले धमका दिया उसने तू फेल हो जाएगा। अब आपके मुंह पे 12 बज गया, रीजन जानना चाहोगे काहे फेल हो जाएंगे, तो उधर से बोलिए, मतलब उधर से आवाज आता है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो, और जहां पहले से आप कड़ी मेहनत करके ये रूल पढ़े होते तो कहेगा अरे बोका तू पहले मेहनत कर जाके, तू गलत इंग्लिश बोल रहा है। तो क्या कहोगे, अनलेस यू डू नॉट नहीं होता है, अनलेस के साथ नॉट आता ही नहीं है। तो तुमने पहला सेंटेंस तो ठीक बोला यू विल फेल, तो दूसरा लेकिन गलत बोला, यू अनलेस यू वर्क हार्ड होगा ना कि नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे डू नॉट यूज जो है गलत है, नॉट के वजह से डू का यूज किया गया है जो कि गलत है, बिल्कुल भी नॉट का यूज ही नहीं होगा यहाँ पे, अनलेस वाले सेंटेंस में नहीं होगा, ध्यान से सुनना। लेकिन यू विल फेल तो दूसरा सेंटेंस है, इसको या तो आप निगेटिव बना सकते हो या फिर नेगेटिव सेंस देने वाला बना सकते हो।
जैसे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ये क्या निगेटिव सेंस दे रहा है कि तुम फेल हो जाओगे। सुन के अच्छा थोड़ी लगता है किसी को, निगेटिविटी फैलती है। आप इसको पॉजिटिव वर्ड बनाना होगा। अगर फेल को ना, फेल का ऑपोजिट क्या होता है, पास। तो पास को अगर नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, नॉट पास। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस को कैसे बनाना है, यू विल नॉट पास। इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस या फिर उसको पहले लिखो, मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, एक तो अनलेस वाला है और एक तो क्या है, यू विल वगैरह वगैरह नॉट पास, या फिर यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। ये दोनों अलग, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड। दूसरे वाले सेंटेंस को पहले लिख दो, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसको लिखोगे यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट पास, फेल नहीं, नॉट पास। या फिर इसको ये लिख सकते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल फेल। इन दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, यहाँ पे दो सेंटेंस है, तो अनलेस वाले सेंटेंस में नो नॉट का यूज नहीं कर सकते। सेकंड वाला तो ये, वो तो निगेटिव बना सकते हो, कोई एरर नहीं है, या फिर नेगेटिव सेंस देने वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया ना। खाली इसकी जो अनलेस के बाद जो सेंटेंस आया है उसमें हमको नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करने का है, चाहे अनटिल हो चाहे लिस्ट हो, जो भी है। अब देखो, मैंने बोला था ना बिटवीन के साथ आपको एंड का यूज करना, पहले मैंने इसका रूल नहीं पढ़ाया था, बिटवीन और एंड का यूज। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब देखो इनके साथ ना कभी विथ का यूज कर देगा जो कि गलत है, कभी टू का यूज कर देगा जो कि गलत है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर विथ हिज फादर। अब मदर विथ हिज फादर लग रहा है ना, तो कहेगा ठीक है, तो ठीक है तो है मास्टर, कहेगा इसे बोलते हो, माता पिता के साथ में है, तो साथ के लिए तो विथ का आ गया। तो भैया पूरा सेंटेंस समझने का कोशिश करो, साथ बात की बातें नहीं कर रहे हम लोग। कह रहा है ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, मतलब बिटवीन का मतलब होता है के बीच में होना, क्या होना, के बीच में होना। अब बीच में जब बात कर रहे हैं तो किसी मतलब दो लोगों के बीच ना, मम्मी और पापा के बीच, क्या बोलोगे, मम्मी और बोल रहे हो ना, तो डेट इज एंड। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये सेंटेंस का सही अर्थ निकला। ओके, अगर मैं इसको ठीक है चलो और मैं बोल दूं बिटवीन 8 AM टू 10 AM, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या लगता है आपको, सही है? बोलोगे 8 बजे से 10 बजे तक। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने 8 बजे से 10 बजे तक का जिक्र किया ही नहीं, मैंने बिटवीन का मतलब क्या बोला, के बीच। तो 8 बजे और 10 बजे के बीच, मैंने ये नहीं बोला 8 बजे से 10 बजे तक। ये 8 से 10 का मतलब ये हो गया ना कि 8 से 10 तक, लेकिन जब मैंने ये बिटवीन ऐड कर दिया 8 AM टू 10 AM, ऐसा बोला तो सही है, लेकिन मैंने जब बिटवीन ऐड कर दिया तो बिटवीन से आपको समझ में आना चाहिए 8 AM एंड 10 AM। इसका मतलब 8 और 10 बजे के बीच आ जाओ। ठीक है, या फिर जो करना आप कर लो। अगर मैं इसको यूं लिखूं ना, फ्रॉम 8 AM टू 10 PM या फिर 10 AM, दैट इज करेक्ट। मतलब 8 बजे से 10 बजे तक, तो फ्रॉम आ रहा है तो टू का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिटवीन आया तो भाई आपको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वरना बिटवीन मार कर देगा आपके साथ। ठीक है, सर फोड़ देगा, हमारी वाली को हटा रहे हो हमारे साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज हमेशा से, ऐसे तो बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं दुनिया भर के पढ़ा दूँ तो फिर इससे अच्छा बच्चा कहोगे तो कहा सब वीडियो होना है, पेड बैच में पढ़ा दिए होते सब। तो उन सबसे जो टॉप रूल्स हैं उनको निकाल के मैं पढ़ा रहा हूँ कि फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसा होते हैं, हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इनको प्लूरल बनाने का ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने बोला राम परचेज 10 फर्नीचर्स, तो भैया फर्नीचर्स नहीं होता, पहली बात तो ये फर्नीचर्स होता ही नहीं है, 10 फर्नीचर कहो। ओके ना, ये थोड़ा सा गलत है। और इसको सिंगुलर प्लूरल में कैसे यूज करते हैं वो गया जमाना, वैसा क्वेश्चन नहीं आता। इसको डायरेक्टली प्लूरल बना के एग्जाम में दे देंगे वो लोग। फर्नीचर को इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, डिवाइसेस लिख देंगे, नॉलेजेस लिख देंगे, तो थोड़ा सा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझना, समझदार हो गए इंसान, समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। He gave me advices to read, गलत है, एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस होता है। फिर these are many informations, तो informations नहीं होते, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप पढ़ोगे लिखिए इसको। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, इसके ट्रिक क्या होते हैं। जैसे बहुत सारे नाउन जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, अगर किसी नाउन के एंड में या अंत में जो है ना एज या फिर ERY लग के आया हुआ है तो वह सिंगुलर होगा।
इफ एनी नाउन एंड्स विथ एज और ई आर वाई देन इट विल बी सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लगेज के अंडर में क्या है ए जी ई, गार्बेज के एंड में क्या है ए जी ई, परसेंटेज के एंड में क्या है ए जी ई। तो हम इसको लगेजेस बना देना इज इनकरेक्ट, ठीक है। गार्बेजेस बना देना गलत है, परसेंटेज बना देना गलत है, एस नहीं लगा सकते। लगेज का मतलब सामान, गार्बेज का मतलब कचरा, परसेंटेज का मतलब पता है। और जैसे ई आर वाई का मतलब देखो सीनरी बहुत बार पूछा गया है, जिसका मतलब होता है दृश्य, और एग्जाम में इसको सीनरीज बना के दे दिया जाता है। भैया धोखाए उल्फत हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। और एग्जाम में ना बहुत बार 90% एग्जाम में देखोगे आपको सीनरी का सीनरीज बना के देते हैं वो लोग एरर के अंदर। तो ये फिर दिक्कत है, अगर सीनरी वर्ड का यूज कर दिया तो उसको सीनरीज बना देंगे, कभी नहीं होता, सीनरी होता है। ई आर वाई लास्ट में लगा है ना, ज्वेलरी के अंदर ई आर वाई लगा हुआ है ना, तो ज्वेलरीज नहीं बना सकते। पोएट्री के अंदर ई आर वाई लगा है ना, तो पोएट्रीज नहीं बना सकते। मशीनरी के अंदर ई आर वाई लगा है ना, तो मशीनरीज नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। ये तो प्लूरल बनते हैं, लैंग्वेज का लैंग्वेजेस बनेगा और विलेज का विलेजेस बनता है, जबकि इनके लास्ट में ए जी ई छुपा हुआ है। देखो आप ए जी छुपा हुआ है, उसके बावजूद भी हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनके अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आगे देखो, रूल नंबर 10 क्या कहता है ना, कैटल, पीपल, क्रू, इन्फेंट्री, इन सबके साथ क्या करना है, ये सबके सब ना प्लूरल है अपने आप में, इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है लोग, बहुत सारे लोग। जब लोग मैंने बोल दिया तो ऑब्वियसली एक इंसान को हम लोग नहीं कहते, जब एक से ज्यादा लोग हैं, सॉरी एक से ज्यादा इंसान है तब उसको हम लोग कहते हैं, लोग। अब बहुत जब इंसान है ही है तो उसको पीपल्स काहे बनाओगे भाई, गलत हो जाएगा ना ये चीज बिल्कुल भी। इसका मतलब ये हो गया कैटल, कैटल देखो क्या है, मवेशी, तो अपने आप में ये प्लूरल है, आपको प्लूरल बनाने की इसको जरूरत नहीं है। कैटल्स लिख देना इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगर मैं कैटल्स लिख दूं तो ये फिर निगेटिव मार्किंग करा देगा अपने आप को। क्रू का मतलब होता है नाविक दल, मतलब जब बहुत सारे नाविक वाले आ रहे हैं ना, डेट इज कॉल्ड क्रू। अब वो जब बहुत सारे अपने आप छुपे हुए हैं उसके अंदर, तो हम उसको प्लूरल को बनाने का अधिकार कौन दे रखा है, किसी ने नहीं। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, ठीक है। तो पैदल सेना, तो पैदल चलने वाली सेना में एक दो लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे जब लोग हैं, जब ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, तो हम उसको प्लूरल क्यों बनाए, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। कैटल को कैटल्स नहीं लिख सकते हम लोग, तो देयर आर 3 कैटल्स, तो ये कैटल्स नहीं होगा, 3 है चाहे 50 है वो कैटल ही होंगे, ठीक है। आगे देखो, वैसे इसके तो और भी बहुत डिटेल है रूल में, बट उतना नहीं पढ़ना है, पहले इनको पढ़ लो, इतने सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और बाकी देखते हैं क्या होता है एग्जाम में, बट मैंने बोल दिया ना कि आपको जितना पढ़ा रहा हूँ पहले उतना पढ़ लो, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा आपको, समझदार हो, बच्चे समझदार हो गए, बच्चे रहे कहाँ आप। रूल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, देखो अगर कोई नाउन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिंगुलर नाउन है, उसके जस्ट बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ रखा है, और उसके जस्ट बाद फिर से वही कोई नाउन आ रखा है, और उसके बाद कोई अगर वर्ब आ रखा है, तो ये चीज़ ध्यान देना, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन और वर्ब, कुछ ऐसा पेयरिंग मेरे को दिखा, तो भाई दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। मतलब ये सुनो कि एक प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन आ रहा है, अगर, क्या मैंने बोला, एक प्रीपोजिशन के आगे भी और एक प्रीपोजिशन के पीछे भी अगर दोनों के दोनों सेम नाउन आ रहा है, ठीक है, तो दोनों के दोनों नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो भाई आफ्टर अपने आप में एक प्रीपोजिशन, और इसके पहले भी विलेज और उसके बाद में विलेज। अब दोनों जब सेम सेम है तो आने वाला, पहले बात तो ये हमको विलेजेस कहना गलत है, विलेज होना चाहिए था दोनों तरफ, और ये हैव जो है ना ये प्लूरल है, दैट इज इनकरेक्ट, मैं इसको हैज बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो क्या किया, विलेज आफ्टर विलेज, मैंने विलेजेस को पहले सुधारा, एस हटा दिया, उसका एस हटा दिया, और इस विलेज का भी एस हटा दिया। अब मैंने हैव को हैज में तब्दील कर दिया, हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, पेजेस आफ्टर, तो मेरे को याद रहता है ना जनरली, पेजेस आफ्टर पेजेस, पहले ही मैंने पढ़ा होगा, मेरे मुंह जुबान पे ही सब चीज़ें आ जाती हैं, इतनी बार पढ़ लोगे तो खुद आपको याद हो जाएगा पेजेस, इसलिए एग्जाम्पल भी बार बार एक ही निकलता है। तो ये क्या है ना गलत है, मैं क्या कहूँगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेज आफ्टर पेज, ये क्या है ना सही है। बात समझ में आ गया, ओके। पेजेस आफ्टर पेजेस इज इनकरेक्ट, पेज आफ्टर पेज इज सही, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिप, मतलब होता है भेड़, डियर माने हिरन, हेडक्वार्टर्स माने मुख्यालय, इनिंग्स मतलब पारी। अब एक चीज सुनो, हेडक्वार्टर नहीं होता, इसमें कहोगे कि एस हटा दो
तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनिंग लिखना इज अनकरेक्ट, मैं अगर ऐसा हटा दूं तो ये गलत वर्ड हो गया, अपने आप में ये छुपा हुआ है इनिंग्स, ठीक है। और ये सब क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल भी है। कहोगे मजाक कर रहे हो मास्टर, सिंगुलर प्लूरल दोनों के थे, मैं बोल रहा हूँ हाँ है। इनको सिंगुलर में भी आपको एस नहीं लगाना, प्लूरल में भी आपको एस नहीं लगाना। ये सब मतलब सिंगुलर में इसके अंदर एस तो लगा ही होगा, ठीक है। सिप का सिप्स नहीं बना सकते, डियर का डियर्स नहीं बना सकते, चाहे वो एक हो चाहे हजार हो, ये हमेशा इसी तरीके से आते हैं। These all are used in same form in singular and plural, ठीक है। ये सब सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर वन सिप, एक गो भेड़ है तो मैं उसको वन सिप कहूँगा। अब दो गो भेड़ आ गया तो मैं टू सिप्स कह दूंगा, ये चीज़ लादू तक खाने वाला हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, टू सिप। मैं टू सिप्स नहीं कह सकता, ठीक है। आपको याद रहेगा ना, इनको प्लूरल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अपने आप में ये दोनों है, दोनों का मतलब गुण रखते हैं ये, ओके ना। सिंगुलर कहोगे चलो ठीक है, प्लूरल कहोगे अरे हाँ भाई उस भी ठीक है, ऐसा फील आता है इनके साथ। चलो आगे देखते हैं, ये रूल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं कह दूँ ना मुकेश हैज 10 सिप, 9 सिप्स आर ब्लैक एंड ब्लैक बट 1 सिप इज वाइट। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि मुकेश के पास 10 गो भेड़ है, अब मैं बोल रहा हूँ 9 सिप्स, 9 भेड़ जो है उनके ब्लैक है और एक जो है वाइट है, तो भाई ये 9 सिप्स का है क्या गया, गलत है ना। मैं ये कहूँगा इसको मुकेश हैज 10 सिप, 9 सिप आर, ये चीज़ आर सही है बिकॉज 9 जब सिप है तो वो प्लूरल है तो आर आएगा ही आएगा, लेकिन सिप को हम सिप्स नहीं लिख सकते जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये गलत है। ब्लैक बट 1 सिप इज वाइट, तो ये चीज़ सही है, ओके। चलो एरर कहाँ था, सिप्स को हमने सिप कर दिया। आगे देखते हैं, मैं लाइन कर दूँ इसके नीचे, जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 13 एंड द मोस्ट वीवीआई रूल, ठीक है। आजकल बड़ा सवाल पूछ रहे हैं इनसे, इफ, व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, इन केस, इन सब के जस्ट बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रखा है तो उनके बाद आने वाला दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। कुछ लोग कहेंगे ना मास्टर जी बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, तो भाई पैर छू के आपका प्रणाम है। अगर आपको टेंस की अगर नॉलेज नहीं है तो फिर फिलहाल इस बार के एग्जाम के लिए आप कंफर्टेबल नहीं, आप अभी से प्रिपरेशन करो अगली बार के लिए, ठीक है। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, अगली बार को टारगेट करो बिकॉज आपको बहुत बेसिक ग्रामर पढ़ना बाकी है आपके लिए। अगर टेंस भी आपको नहीं पता है तब के बारे में कह रहा हूँ, अगर आपको पता है बम बम करो, ये सारे रूल्स आपके लिए हैं भाई, वेलकम है आपका। अगर मैंने बोला व्हेन के साथ, इफ के साथ, और मोस्टली इफ के साथ दिए जाते हैं आजकल एग्जाम में, इफ के साथ दिए जाते हैं। और एक चीज पता है आपको, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, ठीक है। और इनकेस का मतलब क्या होता है, यदि। नोट लिख लेना बगल में, और इनको एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों का यूज हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। एग्जाम में दे देता है, पता है कैसे, एग्जाम्पल इस तरीके से देगा, इन केस, इफ, ऐसे कर देंगे, ठीक है। इन केस और इफ का यूज हम लोग, मैंने कहा ना कि एक साथ नहीं कर सकते, सेंटेंस में इसको दे देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं परफेक्ट तरीके से, मैंने बोला इन केस या इफ आई गो टू दिल्ली आई विल सी रेड फोर्ट, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो भाई इन केस और इफ दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो फिर एक साथ क्यों, किसी एक को हटा दो तो ए के अंदर एरर कर देंगे। तो मेरे को इनकेस हटा दो या इफ हटा दो, किसी को हटा सकते, लेकिन आपको हटाना थोड़ी है, एरर बताना तो समझ ना, ए में एरर है, ओके ना। एरर में ही देंगे ऐसा सवाल, और कुछ नहीं। बस समझ में आ गया। इन सारे वर्ड्स के जस्ट बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रखा है तो जस्ट अगला जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ना, इफ ही विल गो टू दिल्ली ही विल सी द रेड फोर्ट, ठीक है। अगर वो दिल्ली जाएगा तो वो क्या करेगा, रेड फोर्ट देखेगा। तो भाई इफ के जस्ट बाद क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना, तो ये विल कहाँ से आ गया, विल को हटा दो, विल कर दो उसको एकदम, तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही गोज। अब यहाँ पे ही क्या हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा भाई, सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा, गोज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं ये कह दूँ ही विल सी द रेड फोर्ट इफ ही गोज टू दिल्ली, तो इसमें क्या फर्क है। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, एक तो कॉमा से पहले और दूसरा कॉमा के बाद, इनमें से किसी को भी आप पहले लिख सकते हो और किसी को भी बाद। मैंने यहाँ से सेंटेंस लिख दिया, देखो ही विल सी द रेड फोर्ट, मैंने अगर पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने फिर लिखा इफ ही गोज टू दिल्ली, अगर वो दिल्ली जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोच रहे ना कि आगे पीछे कैसे कर दिया, इसे तो समझ में नहीं आ रहा है। खाली इतना समझना है कि इफ के जस्ट बाद, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, इफ के जस्ट बाद क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहले वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। या फिर दूसरा तीसरा कुछ भी हो, इफ जहां से स्टार्ट हो रहा है
ठीक है, कि अमिताभ बच्चन सुने ना, जहां से मैं खड़ा होता हूँ वो लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इफ के साथ वही सीन है, बोलता है जहां से मैं स्टार्ट होता हूँ ना, अगर तुम्हारे आगे पीछे फ्यूचर टेंस आया चाहे कुछ भी आया, मेरे बाद क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर और प्रेजेंट के मतलब पेयरिंग में अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनके साथ वही होता है कि इफ को आगे लगा लो, कहाँ गया, या फिर इफ को पीछे नहीं लगा लो। तो इफ को मैंने इधर भी लगाया, तो इफ के जस्ट बाद देखो क्या आया, ही गोज टू दिल्ली, और दूसरा सेंटेंस क्या है भाई, दूसरा कह लो, पहला कह लो, या जो कह रहे हो इसको फ्यूचर के अंदर रखो। इफ के जस्ट बाद ही क्या करने का अपने को, प्रेजेंट इंडेफिनिट डालने का। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है, और ये थोड़ा वीवीआई रूल होगा आपके लिए, बिकॉज आजकल ऐसा सवाल मतलब ऑलमोस्ट टॉप 52 मैंने लिख ही दिया, तो उतने बड़ी इंग्लिश ग्रामर के बुक से मैंने सिर्फ 52 रूल्स निकाले, तो ऑब्वियस चीज़ है, सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, कह के एक दूसरे रूल का बेइज्जती करना हो जाएगा, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इनमें। तो भी रूल पे जाते हैं, क्या कहता है, देखो कह रहे हैं ना कि इट इज़ के साथ अगर कोई टाइम आ गया, लाइक टाइम का मतलब क्या, टाइम वर्ड नहीं, कोई टाइम जैसे 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 डेज वगैरह वगैरह, समथिंग कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ मेरे को अगर सिंस देखने के लिए मिल रहा है, तो सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा भाई। डेट इज क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, हैज, हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हैज हैव के साथ भी3 आएगा। ओके, मतलब इट इज 10 ईयर्स सिंस आई सा हर। ठीक है, मेरे को अगर सिंस दिखा तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रेजेंट या फिर पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देता हूँ, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, इट इज के बाद अगर टाइम आ गया, देन मेरे को सिंस के साथ क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे इट इज 10 ईयर्स सिंस आई हैव सीन हर। ठीक है, मतलब 10 साल हो चुके हैं जब से मैंने उसको देखा है। ओके, चलो ये रूल था। अब आगे मैं बोलूँ ना कि ठीक है, फोर और सिंस के यूज के बारे में जान लेते हैं, वैसे शॉर्ट में, इन शॉर्ट हमको जानना होगा कि फोर और सिंस का यूज क्या होता है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फोर का। ठीक है, फोर कह रहा है कि अगर गिनती की संख्या के साथ, जैसे विथ काउंटिंग नंबर्स, अगर कोई भी नंबर आ रहा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग ए या फिर एन का यूज़ कर सकें, उनके पहले भी फोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ अगर ए एन कोई वर्ड के पहले हमने ए या फिर एन यूज़ करते हैं, तो उसके पहले मेरे को फोर और सिंस का यूज़ करना हो तो मैं फोर का करूँगा, या फिर ओ एन ई 1 टी डब्ल्यू 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे को लिखना हो तो मैं इसको फोर का यूज़ करूँगा। लेकिन कोई एक फिक्स डेट आ गया, ओके, जैसे सिंस समथिंग समथिंग 1987, 2001, 2001 एडीसी, या फिर कोई एक रैंकिंग नंबर आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, इनके पहले सिंस का यूज होता है। अगर कोई डे आ गया जैसे ईस्टर या फिर टुमारो या फिर मंडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर 4 PM 6 AM 7 AM कुछ भी टाइम पीरियड ऑफ आ गया, वो फिक्स हो गया ना एग्जैक्टली कि वो टाइम है, तो उनके पहले सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं बोलूँ सेंस की जो है ना, किसी सिचुएशन के पहले भी मेरे को यूज़ करा सकता हूँ, जैसे चाइल्डहुड, मॉर्निंग एक्सेट्रा, मतलब बचपन में हो गया, जवानी में हो गया, बुढ़ापा में हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इनके पहले भी सेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखा, आप एक बार पढ़ोगे। जैसे पहले एग्जांपल क्या कह रहे, देखो यहाँ पे 4 10 डेज, मैंने 10 बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस में आ गया ना काउंटिंग नंबर में, दैट इज 4। अब बोला मैंने 2 PM, तो बोलोगे सर ये भी तो 2 है ना, तो मैंने डे, देखो 2 PM मतलब जब भी कोई टाइम टाइप का शो कर रहा है, देखो 4 PM 6 AM 7 PM जो भी कुछ टाइम टाइप का शो कर रहा है, दैट इज सेंस। ठीक है, आपको सेंस यूज करना पड़ेगा। चाइल्डहुड इज अ स्टेट, आपकी अवस्था है, दैट इज सेंस। 1 मार्च 2 मार्च, ये क्या एक ऑर्डर है, और ऑर्डर में क्या करना होगा, सेंस करना होगा। 5 डेज के पहले 4, और 4 ईयर्स के पहले भी 4, और एन आवर के पहले भी आपको 4 यूज़ करना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह वगैरह जो भी है आपको सेंस यूज़ करना है। ठीक है, एक ब्रीफ आपने यहाँ से एक आइडिया लगा लिया कि किस तरीके से सेंस और 4 का यूज़ करना है। अब मैं रूल नंबर 16 पे जाता हूँ, डेट इज एज और सो। एज और सो में क्या देखना है आपको, इन दोनों के साथ ना अगर आगे कोई कंजक्शन आ रहा है तो वो एज कंजक्शन आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल देखो, देखोगे समझ में आएगा आपको ज़्यादा बेटर से। अगर मैंने बोला ही इज एज रिच लाइक यू, ठीक है भाई, देखो एज के बाद मैंने लाइक कैसे कर दिया, गलत है। एज के साथ अगर कोई मेरे को कंजक्शन लाना है तो मैं, कंजक्शन ही कहेंगे इसको, प्रीपोजिशन ही कहते हैं, तो मैं यहाँ पे एज ही लेके आऊँगा। ठीक है, ही इज एज रीज एज यू, ठीक है, सॉरी एज आई। अगर मैंने बोला ही इज एज रीज एज मी, तो गाइज ये भी गलत है। मी एक ऑब्जेक्टिव वर्ड है, ठीक है, और एज के बाद क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। मैंने इधर लिखा है नोट में एज प्लस सब्जेक्टिव केस। एज के बाद हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं मी भी नहीं लिख सकता, इट विल बी इनकरेक्ट, यहाँ पे आपको आई का यूज करना होगा, ही इज एज रीच एज आई।
तो ये भी ध्यान देना कि इनकी कंजक्शन की पेयरिंग की है और इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट किस केस के अंदर है। ओके ना, दोनों चीज़ों को अपने माइंड में लेके आना होगा। आगे देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। अगर मैंने बोला यू आर नॉट सो रिच लाइक मी, दैट इज इनकरेक्ट। सो के साथ लाइक नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, एज का यूज़ करेंगे और मी के जगह पे आई यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। आगे हम लोग ईच और एवरी के बारे में जानते हैं। ईच और एवरी का क्या सीन है? ईच और एवरी के साथ सीन है ना, इधर ईच के साथ क्या है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी होता है, चाहे वो ईच हो चाहे एवरी हो। और सेंटेंस में मैंने बहुत बार आपको कॉमन नेरेटिव जब करा रहा था प्रैक्टिस, उसमें भी मैंने कहा था कि भाई ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करना, कभी भी सिंगुलर नाउन का या प्लूरल नाउन का या फिर प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मैंने बोला ईच गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये क्या है, ईच के साथ बिना बीच में कुछ और नहीं आ रखा है, ईच के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ईच के बाद जस्ट कोई नाउन आ रहा है तब के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, तब। और ईच ऑफ आ गया, उसका अलग सीन है, मैं पढ़ाऊंगा। अगर ईच के बाद जस्ट कोई नाउन आ रहा है बिना किसी दूसरे वर्ड के आए हुए, तो हम लोग वो सब सिंगुलर में रखेंगे। ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, आर नहीं आएगा, सिंगुलर होगा, ठीक। अगर वहाँ पे एवरी रहता तो वही कंडीशन करते हम लोग, जैसे एवरी बॉयज हैव अ मोबाइल फोन, सभी लड़कों के पास मोबाइल फोन है, तो ये गलत है ना। एवरी बॉय हैज़ अ मोबाइल फोन, ये चीज़ कहोगे आप, हैव नहीं कहोगे, बॉयज नहीं कहोगे। मैं अगर बोलता हूँ ना ईच एंड एवरी, अगर दोनों को मैं एक साथ ले आऊँ तो आपको प्लूरल नहीं बना देना है, इसका मतलब भी ये सिंगुलर ही होता है। ईच एंड एवरी के साथ भी मेरे को गर्ल्स का यूज़ करना गलत है, मैं गर्ल का ही यूज़ करूँगा। ईच एंड एवरी गर्ल हैज़ राइट टू एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं। देखो ये सीन क्या है ना, अगर मैं बोलूँ कि ए एंड द, अगर कोई आर्टिकल है और बीच में अगर कोई नाउन आया और वो कोई कंजक्शन एंड से जुड़ के फिर मेरे पास ना कोई नाउन आ रहा है, मैं डायरेक्टली एक चीज़ समझाता हूँ, इतना रूल मत पढ़ो। देखो अगर दो नाउन एंड से जुड़ के आ रहे हो, ठीक है, और दोनों के पहले, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, दो नाउन जो है एंड से जुड़ के आ रहे हैं और दोनों के पहले कोई आर्टिकल आ रखा गया है, ठीक है, तो फिर क्या है भाई, इसका मतलब ये है आर्टिकल है, या फिर मान लो जैसे पोसेसिव प्रोनाउन है, ऐसा कुछ आ गया, जैसे हीज हर्स वगैरह वगैरह कुछ आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो या फिर मैं बोल दूँ ना माई अंकल, माई अंट, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ पोसेसिव है, जैसे मेरा अधिकार के बारे में पता चल रहा है, अगर दोनों नाउन के पहले आ गया जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो मतलब दो अलग अलग नाउन है। जब दो नाउन हो गए वो, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन दो नाउन, देखो दो नाउन अगर आए हैं एंड से जुड़कर और सिर्फ स्टार्टिंग वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये होना कि वो एक ही नाउन है और एक ही नाउन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बोलोगे सर आपने क्या बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ ताकि मेरे को बेटर तरीके से समझ में आए। तो देखो समझ लो, अभी आप एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। जैसे है ना, देखो कह रहा है द ओनर एंड द सीईओ हैज़ कम, ठीक है। अब मैंने बोला द ओनर, ओनर क्या एक नाउन है, सीईओ क्या है नाउन है, दोनों एंड से जुड़े और दोनों के पहले मेरे को द, इसके पहले भी द या फिर ए एंड कुछ भी आर्टिकल आ जाता, इट डजेंट मैटर। तो ये मिलके समझ में क्या है ना कि ओनर और सीईओ दोनों अलग अलग लोग हैं। ओके, जब ये दो लोग हैं तो मेरे को हैज़ नहीं होना था, यहाँ पे हैव होना चाहिए था। तो जगह द ओनर एंड द सीईओ हैव कम, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द दोनों के पहले आ गया भाई, तो इसका मतलब दो लोग हैं। अगर वहीं पर अगर किसी एक के पहले आता था, मैंने बोला द सीईओ एंड ओनर हैव कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सीईओ है वही ओनर है भाई। रीजन ओनर के पहले द नहीं आया, तो इसी से समझ में आ गया ना कि जो सीईओ और ओनर कोई एक ही इंसान है, ठीक है, वो आ रहे हैं। तो जब द है सिर्फ एक के आगे, तो भाई ये हैव नहीं होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने हैज़ कर दिया। अगर मैं बोलूँ माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम, ठीक है, मेरे अंकल और मेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ एरर है, नहीं ना। माई अंकल आ गया, ये क्या पोसेसिव प्रोनाउन माई, और बेस्ट फ्रेंड के पहले मेरा आपके आ गया माई, मतलब मेरे अंकल जो हैं वो अलग हैं और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो अलग है, वो दो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव होगा। जब मैंने बोला माई अंकल एंड बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के पहले कोई ना तो आर्टिकल आया ना तो कोई पोसेसिव प्रोनाउन आया है, सिर्फ अंकल के पहले आया, तो मतलब जो मेरा अंकल है वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जब मेरे अंकल ही बेस्ट फ्रेंड है तो कोई एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हैज़ होगा, सिंगुलर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट्स आर कमिंग, तो इसमें कोई गलत है, कहोगे नहीं सर क्यों गलत है। देखो अ वाइट मतलब ए आ गया वाइट के पहले, अ ब्लैक कैट मतलब दो यहाँ पे अलग अलग बिल्लियाँ हैं भाई, एक सफ़ेद और एक काली है, काली है, तो दोनों आ रही, तो आर कमिंग हो जाएगा। ओके ना, समझ में आना चाहिए। रूल नंबर 19 देखो कह रहा है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर। ये देखो ऐसे सवाल आजकल आते हैं एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनके लिए समझना, इनके लिए क्या यूज़ होता है भाई, इनका पेयरिंग तो समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ और समझो कि इनके साथ जो वर्ब का जो यूज़ होगा ना, वो जो है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के लिए होगा,
मतलब वर्ब का जो यूज हुआ है जो उसके करीब में सब्जेक्ट होगा उसके लिए द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इन सबको पहले 2 से 3 बार पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, तब एग्जाम्पल देखना। मैं बोलूँ ना इधर यू और आई डॉट और डूइंग वेल, इसके अंदर क्या होगा, तो बोलोगे सर आपने एम पे टिक रखा है। तो ये चीज़ तो मैंने पिछले एग्जाम में भी कराया था ना, तो वो टिक लगा हुआ रह गया क्योंकि बार बार एक ही काम को बार बार थोड़ी नोट्स बनाते रहेंगे हम लोग। तो ये आपको पता है ये रूल्स एवर ग्रीन है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगले 2-3 साल तक ये चीज़ चलते रहेगा, इवन 5 से 6 ईयर्स तक भी आगे चलेगा, बट ये रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे। तो मैंने बोला इधर यू, तो मैंने एम का यूज़ क्यों किया, देखो मेरे से यहाँ पे फिल करने के लिए कह रहा है, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं कोई वर्ब यूज़ करूँगा तो मेरा नियरेस्ट सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो आई के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एम का यूज़ करूँगा ना, बिकॉज मेरे पास इधर और का यूज़ है, तो मैं यू के अकॉर्डिंग कोई वर्ब नहीं यूज़ करूँगा, मेरे क्लोज में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। आई मेरे करीब था तो मैंने एम का यूज़ कर रखा। अगर इस सेंटेंस के बारे में बात करें, एम यू और आई डूइंग वेल, इसमें क्या एरर है या फिर कुछ एरर नहीं है, बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा इसका सही आंसर। देखो पहली बात तो ये, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, एम यू, ठीक है, तो कहोगे सर ठीक तो है, आपने पहले वाले में तो कहा था ना इधर यू और आई एम डूइंग वेल, तो इसमें भी मैंने यू और आई है तो मैंने एम कर दिया, तो भाई ये कहाँ पे है, एम के जस्ट बगल में क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा ना, तो ये चीज़ गलत है। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना होगा, आर, यू के साथ आर यूज होता है, तो नियरेस्ट में सब्जेक्ट यू है तो मेरे को एम के जगह पे आर का यूज करना है, यहाँ पे सही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है अगर उसी का जस्ट ऑपोजिट है ये रूल जो है, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन रूल जो है, कह रहा है विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज एंड नॉट, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो आपको वर्ब के जो सेंटेंस, वर्ब का जो सेंटेंस के जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर ये सारी चीज़ें आ रहे हैं तो। एग्जाम्पल में बोल दो यू विथ योर ब्रदर, ब्रदर लिखा हुआ है, ब्रदर हैज डन वेल, ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे हैज तुम्हारे भाई के लिए मैंने कर दिया ना हैज का यूज, तो ये गलत है क्योंकि यू विथ योर ब्रदर, तो यहाँ पे यू क्या है, यू के लिए मेरे को हैज नहीं चाहिए होगा, मेरे को हैव चाहिए। क्यों भाई, मेरे को यू के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, ठीक है, तो मेरे को यू के अकॉर्डिंग हैव चाहिए। मैंने बोला ना कि विथ आ जाए, लॉन्ग विथ आ जाए, इन सभी चीज़ें आ जाए तो आपको जैसे, या फिर और भी चीज़ें मैंने क्या बोला, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज एंड नॉट, ये सभी चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना होगा। पकड़ लेना इन सभी चीज़ों को, रट्टा मार लेने के लास्ट टाइम पे। अगर मैं बोलूँ माई ब्रदर लॉन्ग विथ 5 बॉयज आर कमिंग, भाई मैंने बोल दिया आर कमिंग, तो आपको लग रहा है ना 5 बॉयज के साथ आर लगा, क्या दिक्कत है, मैंने बोला भाई अलॉन्ग विथ है ना, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है ना, तो मेरे को यहाँ पे डी के अंदर एरर है जो कि आर ना होगा, आर इज इनकरेक्ट, इज यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि मैंने 5 ब्रदर के लिए कोई वर्ब यूज किया ही नहीं है, मैंने माई ब्रदर के लिए कर रखा है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भाई जो है ना 5 दोस्तों के साथ आ रहा है, भैया तो 50 दोस्तों के साथ लेके सर पे टांग किया, लेकिन मेरे को मतलब भाई से है, मतलब मेरा भाई आ रहा है, किसके साथ आ रहा है मैं वो रहने दो, लेकिन मैं भाई के लिए अपने यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा ब्रदर, मेरा भाई आ रहा है, तो एक इंसान है वो, इसलिए मैं वहाँ पे इसका यूज करूंगा। अगर मैंने बोला यू विथ योर ब्रदर हैज डन वेल, अब तुमने अपने भाई के साथ अच्छा किया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे को मैं जानता हूँ तो तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, तो यू हैव मैं करूँगा, तुम्हारे भाई के लिए तो जिक्र नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो खैर उतना समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को वर्ब यूज करने का यहाँ पे। अगर मैं रूल नंबर 21 में कह रहा हूँ फॉर्मर एंड लेटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का मतलब पहले और लास्ट का मतलब बाद वाला, क्योंकि फर्क क्या है सर, दोनों का हिंदी तो एक ही आ रहा है, लेकिन हिंदी एक ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। देखो फॉर्मर और लेटर के बारे में जानते हैं, जब केवल दो में से पहले और बाद वाले को चुनना हो, जब सिर्फ 2 चीजें हों और आपको एक मतलब लास्ट टाइम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास 4 लड़के हैं, ठीक है, एक रो में, और एक रो के अंदर सिर्फ 2 लड़के हैं, अब मेरे को इन्हीं 2 में से एक को चुनना है, तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब यहाँ पर सिर्फ एंड हमारे पास 2 ही चीजें रहेंगी, तो मेरे को पहले वाले के लिए, फर्स्ट के लिए मेरे को फॉर्मर चुनना होगा, फॉर्मर, और दूसरे वाले के लिए मेरे को लेटर चुनना होगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 से ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, इफ वी हैव मोर देन 2, तो मेरे को पहले वाले के लिए फर्स्ट और एंड वाले के लिए लास्ट यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 से ज्यादा रहेंगे तब। तो ये चीज समझो, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा राम एंड मोहन आर 2 ब्रदर, ठीक है, ब्रदर्स, फर्स्ट इज डल बट लास्ट इज इंटेलिजेंट, तो मैंने बोला ना कि फर्स्ट और लास्ट में एरर है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो होगा नहीं, फॉर्मर होगा और लास्ट के लिए लेटर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख रहा है 2 ब्रदर्स।
राम एंड मोहन आर टू ब्रदर, जब दो लड़के हैं तो भाई फर्स्ट एंड लास्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। हमको पहले के लिए फॉर्मर करना होगा और अंतिम के लिए क्या करना होगा, लास्ट करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ राम एंड मोहन आर टू ब्रदर्स, फॉर्मर इज डल बट लेटर इज इंटेलिजेंट। ओके, अगर मैं ये कहूँ ना 10 बॉयज आर देयर, 10 लड़के वहां पे है, द फॉर्मर वन इज टॉल बट लेटर वन इज ड्वार्फ, मतलब पहला जो है लंबा है और दूसरा जो है बौना है, लास्ट वाला जो है बौना है। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है भाई, 10 बॉयज है तो मेरे को फॉर्मर का यूज नहीं करना और लेटर का यूज नहीं करना, लेटर का यूज नहीं करना। फॉर्मर देखो इधर है, लेटर मेरा इधर है, तो इन दोनों का यूज गलत है। फॉर्मर की जगह पे द फर्स्ट होगा। ठीक है, 10 बॉयज आर देयर, द फर्स्ट वन इज टॉल बट द लास्ट वन इज ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ मैंने बौना हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा समझना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में फर्क समझना, दोनों का यूज, तो दोनों का हिंदी अलग होता है। फर्स्ट का मतलब होता है दो में से, अगर दो से अधिक लोगों में से पहले इंसान को चुनना है तो फर्स्ट मतलब पहला, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, भैया वो दुनिया में मतलब भारत के पहले इंसान नहीं थे, वो क्या थे, फॉरमोस्ट पर्सन इंडिया कह सकते हो, मतलब महत्वपूर्ण थे उस टाइम के लिए, लेकिन पहले इंसान नहीं थे, उनसे पहले उनके दादा परदादा भी आ चुके थे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना ये चीजें। तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट में दोनों में फर्क समझ लो। नेहरू वाज द फॉरमोस्ट पर्सन इन इंडिया, हाँ वो उस टाइम के इंपॉर्टेंट थे बिकॉज उनके जेब में बहुत पैसा था और वो थोड़े से पढ़ लिए गए थे। ओके, अब ये चीज़ क्या था, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ सही है। अब मैं बोलूँ ना कि क्या कह सकता हूँ, फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये भी चल जाएगा बट उतना मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो जनरली पहले प्रधानमंत्री के तौर से गिने जाते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं ये बोल दूं ना कि नेहरू वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन क्योंकि वो भारत के सिर्फ दो ही प्रधानमंत्री थोड़ी हुए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, तो वो पहले हो जाएंगे। ओके ना, तो मतलब बहुत सारे में पहले वो मेरे को करना हो तो फर्स्ट का यूज करोगे। अगर मैं बोल दूं फर्दर और फार्दर का यूज क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है अगला और फार्दर का मतलब होता है दूर का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई नो फार्दर ट्रेन टू पटना, इसका मतलब क्या हो गया, मैं मतलब पटना से दूर का ट्रेन जानता हूँ। भाई तो ये चीज़ गलत हो रहा है ना, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सुधारना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई नो फादर ट्रेन टू पटना का मतलब हो गया मैं पटना का दूर का ट्रेन जानता हूँ, गलत। फर्दर टू ट्रेन टू पटना मतलब पटना जाने के लिए जो अगला ट्रेन है वो मैं जानता हूँ, फर्दर ट्रेन टू पटना। जैसे दो चार लोग मिलके बतियाते हैं ना, अरे पटना का तेरे को गाड़ी छूट गया, तो बोलोगे अरे टेंशन न ले, अगला ट्रेन मेरे को पता है भाई, चल पकड़ के चल जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, आई नो फर्दर ट्रेन टू पटना। अगर मैं ये बोलूँ आई नो फर्दर प्ले ग्राउंड फ्रॉम माई हाउस, मतलब मैं अपने घर से अगला प्ले ग्राउंड जानता हूँ, नहीं दूर का प्ले ग्राउंड जानता हूँ। अगला क्या, तुम्हारे घर के बाद क्या लाइन से खाली प्ले ग्राउंड है क्या, तो इसके बाद वो वाला वो वाला वो वाला नहीं ना। तो मतलब यहाँ पे बोलेंगे दूर का, ये दूर का कहना चाहता है, मतलब घर से दूर जाके खेलेंगे। आई नो फादर, फादर नहीं फादर प्ले ग्राउंड फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये सही है। तो दोनों का हिंदी थोड़ा सा समझ में आएगा तो आप चीज़ों को कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सीनियरिटी के बारे में। जैसे जूनियर, जूनियर का मतलब होता है पद में नीचे होना, सीनियर पद में ऊंचा होना, इन्फेरियर मतलब घटिया होना किस्म में, क्वालिटी में, सुपीरियर मतलब बढ़िया होना, प्रीफर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पसंद करना, प्रेफरेबल मतलब पसंद करने योग्य। इन सब के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, दैन का नहीं होता। ओके, ठीक है, थोड़ा सा समझना, इन सब के साथ क्या होता है, टू का यूज होता है, दैन का यूज नहीं होता, और एग्जाम में अक्सर ना दैन कर देता है। जनरली तो जूनियर सीनियर देगा आपको, इन्फेरियर ये सब कुछ भी दे सकता है, तो सब यहाँ पे याद कर लो बिकॉज मैंने छाट छाट के ही लाया है। इन सब का टू के साथ ही यूज करना, इनके साथ टू ही यूज करना, दैन नहीं करना, ईजी है, याद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला यू आर जूनियर दैन मी, अब जूनियर जी थोड़े देख रहे हैं हम लोग सीरियल में, तो ये दैन का यूज गलत है, टू करो। अगर मैंने बोला आई प्रीफर कॉफी दैन टी, तो प्रीफर मैं करता हूँ कॉफी को चाय के अपेक्षा, तो मैंने दैन का यूज नहीं करने का, टू, आई प्रीफर कॉफी टू टी। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ ताकि मैंने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख दिया है, जिसको आप पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाओगे। एक बार मेरी वीडियो को देखो फिर नोट्स को पढ़ो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्टली नोट्स उठा लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नोट में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैंने बोला ना प्रीफर से रिलेटेड एक नाउन है, सॉरी रूल है, प्रीफर से रिलेटेड क्या रूल है भाई, प्रीफर के साथ अगर मैंने नाउन अगर लाया है, ठीक है, तो सही है। या फिर अगर मान लो कोई वर्ब आ रहा है ना, तो वर्ब को डायरेक्टली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं रख सकते हम लोग, फर्स्ट वर्ब के हम लोग फोर्थ फॉर्म में रखेंगे, आईएनजी जीरंड वाले फॉर्म में, ताकि वो नाउन बन जाए। ठीक है, कब भाई, प्रीफर के जस्ट बाद भी अगर कोई नाउन आया है और उसके साथ टू आया और उसके साथ फिर दूसरा कोई नाउन आया है, जैसे मैंने इधर बोला था ना आई प्रीफर कॉफी टू टी,
तो ये तो नाउन है, ठीक है। ठीक है, तो प्रीफर के साथ अगर टू आया तो टू के दोनों तरफ मेरे को नाउन चाहिए होगा, लेकिन मैंने ये बोल दिया आई प्रीफर रीड टू स्लीप, दैट इज इनकरेक्ट। ये रीड और स्लीप क्या एक वर्ब है, तो वर्ब मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को नाउन चाहिए। तो वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं, आईएनजी लगा के। आई प्रीफर रीडिंग टू वॉकिंग, सॉरी टू स्लीपिंग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो मेरे को रीड में क्या करना होगा, आईएनजी लगाना होगा। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो दोनों में आईएनजी लगा के आना चाहिए, प्रीफर और टू के बीच में। ठीक है, चीज समझ में आ गई ना, टू के पीछे और आगे प्रीफर के साथ अगर आ रहा है तो मेरे को वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। 2-3 बार पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने बोला था ना वन ऑफ द के ऊपर नहीं बोला होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब बोल दिया। वन ऑफ द के बाद ना प्लूरल नाउन आता है हमेशा, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, वन ऑफ द के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। जैसे मैंने बोला ना ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, तो भाई इसका मतलब मैंने बॉय क्यों यहाँ पे लिखा, वन आया है उसके बावजूद भी मेरे को बॉय क्यों गलत कह रहा हूँ मैं। बोला होगा ना कि वन के लिए तो बॉय सही है, लेकिन ये चीज नहीं है। वन ऑफ द का मतलब पता है क्या होता है, वन ऑफ द का यूज कब करते हैं हम लोग, जब मान लो आपके पास बहुत सारे लड़के हैं, मतलब आपके लड़के ना हो, मतलब क्लास में बहुत सारे, और उसमें से किसी मेरे को एक को बताना हो कि ये अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ इस पूरे क्लास में ये जो इंसान जो है ना वो अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट बॉय। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं एक को निकालूंगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बॉय का मतलब क्या, ये सारे बेकार हो गए, नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना ये सारे अच्छे लड़के हैं, और इन सारे अच्छे लड़कों में ये भी एक अच्छा लड़का है। जैसे बोलते हैं ना कि एपीजे अब्दुल कलाम इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट्स, मतलब दुनिया में खाली एपीजे अब्दुल कलाम तो खाली ग्रेट साइंटिस्ट नहीं है, उनके पहले भी बहुत सारे ग्रेट आए हैं और उनके बाद भी ग्रेट आएंगे। ठीक है, तो जो बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक है अब्दुल कलाम जी। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जब हैं तो वो तो प्लूरल होंगे, और उनमें से एक हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, उनको हमने रख दिया, अलग चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैंने उनके पहले देखो मैंने बोला ना कि ही इज़, तो एक इंसान के लिए तो मैंने इज लगाया, लेकिन बहुत सारों के जब जिक्र करना है कि बहुत सारों में से एक, तो उनके लिए मेरे को प्लूरल करना होगा। ओके, जैसे मैंने बोला धीरज सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, तो इसका मतलब क्या, धीरज सर खाली इकलौते बेस्ट टीचर है, नहीं ना, बहुत सारे बेस्ट टीचर्स में से एक है। धीरज सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ऐसा बोल सकते हो, बट मैं हूँ नहीं, बट मैंने लिख दिया तसल्ली के लिए। 27 नंबर रूल देखते हैं। अब कह रहे हैं ना कि नो प्रीपोजिशन प्लस लास्ट या फिर नो प्रीपोजिशन प्लस नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये बोलता हूँ ना कि जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ लास्ट मंथ, लास्ट डेज, या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डेज, तो ऐसा कुछ आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला ना ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे, ये चीज़ मैं फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा चीज़ें खुल के क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बोला ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट मंडे, लास्ट संडे, ये सब के पहले क्या आता है, ऑन का यूज़ गलत है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो ऑन हटा दो, ये हो जाएगा ही केम हियर लास्ट मंडे। अगर मैंने बोला यू विल कम हियर ऑन नेक्स्ट संडे, तो ये है ना ऑन का यूज़ गलत है यहाँ पे नेक्स्ट संडे के लिए, तो ऑन हटा दो, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये चीज़ प्रीपोजिशन में भी आप पढ़ोगे। अब ऑन के साथ अगर डे का नाम आ रखा है, ऑन के साथ मंथ का नाम आ रखा है, तो उनके साथ नेक्स्ट या लास्ट का यूज़ करना बिल्कुल भी सही है, बशर्ते कि उनका डे का नाम आना चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क है मैं समझाऊंगा। अगर मैं ये बोलता हूँ ना ही केम हियर ऑन मंडे लास्ट, तो ये सही है। अगर मैं बोलूँ ही विल कम हियर ऑन संडे लास्ट, तो भाई देखो लास्ट बाद में आया, मंडे पहले आया, और पहले वाले में देखो क्या हुआ था, मंडे बाद में आया था, लास्ट पहले आया था, तो दोनों को अदला बदली कर देंगे तो मन ऑन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम पहले आ रहा है तो ऑन आएगा, अगर नाम बाद में आ रहा है तो ऑन नहीं आएगा, लास्ट बाद में आ रहा है तो ऑन आएगा, लास्ट पहले आ रहा है तो ऑन नहीं आएगा। ठीक है, तो यही फर्क है दोनों के अंदर। अब तो प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एगो और लास्ट, देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आ जा रहा है ना कि एगो है या फिर लास्ट है, तो समझना वो जनरली 99.9% केसेस में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। किस टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर मैंने बोला ही कम्स हियर अ मंथ अगो, तो यहाँ पे अगो है, तो समझो ये कम्स ना होगा, केम हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ही केम हियर अ मंथ अगो। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा रूल है जो कि मेरा फेवरेट है। मैं बहुत बार ऐसा सवाल आता है ना, देख के मार देता हूँ, हट हट गलती है। अगो और लास्ट से जब आप बनाओगे ना तो आपको भी मजा आएगा। आगे मैंने बोला एगो और बिफोर, ठीक है, दोनों का मतलब पहले होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है। एगो ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जनरली क्यों यूज किया जाता है, मेनली मेरे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करना होता है, और बिफोर को ना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करना होता है। दोनों में यही फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैड प्लस में भी3। ओके,
जैसे मैंने बोला राम केम हियर अ मंथ बिफोर, तो गलत है ये, बिफोर का यूज मैंने क्या करना होगा, राम केम हियर अ मंथ अगो करो, या फिर मेरे को इस टेंस को चेंज करना होगा। अगर मेरे को बोलोगे नहीं बिफोर को रखने का ही है तो मेरे को टेंस चेंज करना होगा। मैं क्या कर दूंगा इसको, राम हैड केम हियर अ मंथ बिफोर। मैंने बिफोर को रखा बट मैंने यहाँ पे केम को क्या कर दिया, हैड कम कर दिया। तो फर्क देख रहे हो ना। चलो अब देखो रूल नंबर 31 क्या कह रहा है। अब ये ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाओ सीखने के, क्योंकि ये अब कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए। या तो आप वीडियो को अभी रोक दो, बाद में देखना जब फ्रेश माइंड हो तो, या फिर अगर फ्रेश माइंड है कुछ और जगह भटक रहे हो तो अपनी भटकती आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करके कहो कि आ जाओ हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर मैं बोलूँ ना इफ के साथ अगर कोई टेंस आ रहा है, मैंने जो पढ़ाया उस समय आपको इफ वेन वगैरह वगैरह एज सून एज ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई इन केस वाला, तो उनके साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। या फिर हमने ये भी कहा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, तो बाद में मैं इफ वाले को लाऊं तो इफ के जस्ट बाद ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मतलब जहां से इफ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरुआत हो जाएगी। मतलब इफ जहां पे रहेगा उसी के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट ठोक देने का है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। सेंटेंस कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे हैंड रिटन नोट थे, इफ यू विल कम टू पटना यू विल मीट मी। अगर तुम पटना आओगे भैया मेरे से मिलोगे, तो जो गलत है, दोनों जगह विल कर दोगे, दैट इज इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इफ यू कम टू पटना यू विल मीट मी। अगर तुम पटना आते हो तुम मेरे से मिलो, ठीक है, बट मैं पटना का नहीं हूँ, आना मत कभी मेरे पास, ओके ना। ये चीज देखो क्या है, इफ यू कम टू पटना यू विल मीट मी, मतलब यू के साथ मैंने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करा मैंने, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करा मैंने। तो ये चीज पहला रूल था हमारा। अब इसी का ये सभी कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, कहे जाते हैं। अब रूल नंबर 32 देखो क्या कह रहा है। मैंने कहा इफ के साथ अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस आ रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है, काल्पनिक चीजें हैं, वो चीजें कल्पनाओं में चल रही हैं खाली, रियलिटी से उसके दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अगर देखते हो बहुत सारी फिल्म आती है तो कहते हैं इस मूवी को मतलब कल्पनाओं के बेस पे बनाया जाए, सच्चाई पे, मतलब सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वही चीजें कल्पना कर रहे हैं हम लोग। जैसे और काल्पनिक जो सेंटेंस आएगी ना, तो ध्यान देना वो सब्जेक्ट के साथ क्या लेके आएगी, वर का यूज करके लाएगी। वर का, वर कह लो या वेयर कह लो, जो भी कहते हो, सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे लिख देना बढ़िया से, सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करके आएगी। फिर गंदा हो रहा है। अब देखो चीजें गंदे नहीं होती, हैंड राइटिंग है ही मेरी गंदी। देखो ठीक है, अब समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट के साथ, इफ के साथ अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है और उसके जस्ट बाद वेयर आ गया, तो अगला जो सेंटेंस होगा ना, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, वुड प्लस V1 होगा। तो या तो आप सब्जेक्ट वुड प्लस V1 को पहले लिख लो और इफ वाले को बाद में लिख दो, तो भी इमेजिनरी सेंटेंस ही होना है। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर का यूज ही होगा। जैसे मैं बोलता ना इफ आई वर अ बर्ड, अब मैंने आई के साथ क्या कर रखा, कहोगे ना कि ए मास्टर गलती पढ़ाते हो, आई के साथ तो वाज का यूज होता है। अरे भैया मैंने बोला काल्पनिक सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, यू हो, दे हो, वी हो, आई हो, कुछ हो, मेरे को वर का ही यूज करने का। अगर वो इमेजिनरी है तो बोलोगे समझ में कैसे आएगा, कि बकलोल हो, इतना आसानी समझ में नहीं आएगा। अगर वो है ना, ये क्या कह रहा है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, तुम कल्पना ही ना कर रहे हो भाई कि सच्चों में उड़ने लगे। ठीक है, पापा की परी तो तुम हो नहीं, अगर लड़की हो तो परी बन के तो उड़ोगे नहीं। हाँ, वो कल्पना की जा रही है ना। अगर मैं परी होती, लड़का कहेंगे अगर मैं मगरमच्छ होता तो पानी में घुस के सभी जानवरों को क्या करता, तबाह कर देता। तो ये सभी चीजें कल्पना है। आप रियलिटी में तो इंसान को तबाह कर रहे हो, ठीक है, वैसे आजकल इंसान भी जानवर को तबाह कर रहे हैं, बट समझ गए ना, ये सभी चीजें कल्पना है। जब ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो मेरे को आगे क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ मेरे को वर का यूज करने का है। क्लियर है। और अगला जो होगा, अगला सेंटेंस में मेरे को सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा, और वुड के साथ तो हमेशा V1 यूज होता है जनरली। वुड के साथ क्या होता है, V1। कब, अगर वुड के साथ कोई बी आ गया है, BE, तब मेरे को V3 करना होता है, जो कि पैसिव में चला जाता है। ठीक है, अगर वुड के साथ बी नहीं आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, चलो, जमीन पे तबाह कर रखे हो ना, आसमान में उड़ के तबाह करते सबको। ये दूसरा सेंटेंस पे क्या फिल करेंगे, इफ आई डैश किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस। अगर मैं राजा होता तो मैं महल में रहता, बहुत बड़ा। पैलेस का मतलब प्लेस नहीं है, ध्यान देना, ये पैलेस है, पैलेस का मतलब महल, राजमहल। अब इसके अंदर क्या फिल करोगे, वुड, वर, एम, वाज, क्या करोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, चलो ठीक है सर, अभी तो आपने बोला ना कि आई है तो आई के साथ वर यूज करो। सही सोचा आपने, आई वर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये इमेजिनरी है, क्योंकि राजा तो हो नहीं आप, है ना, ये इमेजिनेशन ही है। चलो अब रूल नंबर 33 देखते हैं। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आ रखा है, पास्ट परफेक्ट मींस व्हाट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट के साथ कोई हैड और हैड के साथ V3। ठीक है, तो अगला जो सब्जेक्ट होगा ना, वो अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड के साथ हैव लग जाएगा, और हैव के साथ V3 आएगा। दिख रहा है आपको। अगर देखो इफ के साथ कोई पास्ट परफेक्ट आ रखा है
तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ हैव लगेगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, इफ आई हैड सीन यू, अब ये क्या है, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा क्या लगेगा, वुड तो लगेगा बट उसके साथ हैव लगेगा, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है मेरे पास, याद रहेगा आपको। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैं तुमको देखा होता तो मैं कार रोक दिया होता। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और इसी का ना दूसरा फॉर्म है, अगर सेंटेंस मान लो हैड से स्टार्ट हो गया, तो हैड से स्टार्ट हो गया तो मेरे को क्या करना है, हैड सब्जेक्ट के साथ, मतलब हैड के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सेकंड सेंटेंस में भी वही चीज करेंगे हम लोग। मेरा इफ के जगह पे डायरेक्टली हैड आ गया अगर वो, फिर सब्जेक्ट के साथ V3 आ रहा है, तो मेरे को वही काम करना होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड लगाना होगा और वुड के साथ हैव प्लस V3 करना होगा, जो मैंने ऊपर में कर रखा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, हैड आई सीन यू, ठीक है, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, इसका ही मतलब वही होगा, अगर मैं तुमको देखा होता तो मैं कार रोक दिया होता। दोनों सेम चीज है, खाली इफ के साथ इधर हैड कर दिया गया और कुछ नहीं, और हैड है जिसकी वजह से मेरे को सीन करना पड़ रहा है। ठीक है, इफ हटा दिया गया और हैड को पहले कर दिया गया, दोनों सेम रूल है। अगर मैं रूल नंबर 34 के बारे में बात कर लूँ तो इसमें कह रहा है, इफ के साथ अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ V2 आ रहा है, तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड प्लस V1 ही होगा। जैसे आई वेंट टू पटना, इफ आई वेंट टू पटना आई वुड स्टे इन 5 स्टार होटल। ठीक है, जो मैंने यहाँ में पढ़ाया था इमेजनरी वाले में आपको, अगर सब्जेक्ट के साथ कोई इमेजनरी सेंटेंस आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 आएगा, तो ये भी तो पास्ट फॉर्म में ही है ना, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो ये भी क्या पास्ट इंडेफिनिट में ही है, खाली ये काल्पनिक नहीं है, ये रियलिटी है। इफ आई वेंट टू पटना, अगर मैं गया होता तो भाई आई वुड स्टे इन 5 स्टार होटल, तो मैं 5 स्टार होटल में रुका होता। तो ये कल्पना मतलब इस टाइप का नहीं ना जो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है, पटना जा गया होता या फिर मैं जा भी सकता हूँ फ्यूचर में। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इमेजनरी इसको नहीं कह सकते हैं, ये पछतावा हो रहा है इसको। लेकिन ये तो 100% इमेजनरी है ना, मैं बोलूँ कि मैं राजा बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है इंडिया में? नहीं है। पक्षी बन जाना पॉसिबल है? नहीं ना। पापा की परी कहला जाना पॉसिबल है? रियलिटी में बन जाना पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये सभी चीज़ें इमेजनरी है। दोनों में क्या फ़र्क है समझ में आ गया होगा आपको। तो सब्जेक्ट प्लस V2 आ रखा है, तो अगला क्या होगा, वुड प्लस V1 आएगा सेकंड सेंटेंस के अंदर। आप इसको पढ़ोगे 2 बार खुद से, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सो के साथ डैट का यूज़ होता है, टू के साथ टू का भी यूज़ होता है। बोलोगे क्या मतलब क्या है? देखो, TOO वाले के साथ टू का यूज़ होगा, ठीक है, और सो के साथ डैट का यूज़ होगा। तो एक चीज़ याद रखना, सो डैट का यूज़ जनरली पता है आपको, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। और टू का पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, मतलब सकारात्मक वाक्य के अंदर सेंटेंस, और सो डैट का नकारात्मक वाक्य के अंदर। जैसे आई एम सो हैप्पी, ठीक है भैया तुम बहुत ही हैप्पी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सो हैप्पी कहना गलत है, आई एम वेरी हैप्पी कहो, बिकॉज ये सेंटेंस क्या है, हैप्पी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो मेरे को सो का यूज़ नहीं करने का है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, बोलो ना आई लव यू सो मच, ठीक है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहना सही है या गलत है? तो आपको कहना होगा तो आप यही कहोगे लव यू वेरी मच। ठीक है, तो सो मच स्पोकन में तो बहुत सारे ग्रामर्स के रूल कैसी की तैसी करके हम लोग निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा समझना है इन चीज़ों को। सो मच क्या है कि हम ज़्यादा डिप वो शो करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बट रियलिटी में तो वेरी मच सही होता है। ठीक है, बट ग्रामेटिकली आप देखोगे तो स्पोकन में बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया जाता है जो कि ग्रामेटिकली फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना, तो उतना जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टिल का यूज़ और एट का यूज़ भी हम लोग उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बहुत सारी चीज़ों को स्पोकन में हम लोग तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बट ग्रामर के अंदर आपको पकड़ना होगा कि सो का यूज़ और सो डैट का यूज़ जब होता है तो नेगेटिव सेंस में। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, देखो एक चीज़ आपको मैं डिफाइन कर दूँ, अगर मैं ये बोलूँ ना आई लव यू सो मच, ठीक है, USA, और मैंने ये बोल दिया ना जस्ट आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो मेरे पास यहाँ पे अधिकार है सो को वेरी में कन्वर्ट करने के, तो मेरे को प्रायोरिटी यही पे देना होगा कि मैं वेरी को यूज़ करूँ। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा छिलना मैं नहीं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के डेप्थ में घुसेंगे तो ये पूरा पढ़ाना ही पड़ जाएगा मेरे को बेसिक से, तो उतना अभी लास्ट टाइम सीखना भी नहीं है। मैंने क्या बोला, अभी चीज़ों को निकालो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों को याद रखो। अगर मैं ये बोलूँ कि सो के साथ डैट का यूज़ कर रहे हैं, और जनरली ये नेगेटिव के अंदर यूज़ करेंगे, अगर टू के साथ टू का यूज़ कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव में यूज़ हो रहा होगा। अगर मैं ये बोलूँ राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बहुत ज़्यादा को शो कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने का शो कर रहा है। ठीक है ना, जैसे सो या टू दोनों समझ पा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा थका है, तो अब ये क्या कर रहा है, ही कैन नॉट वॉक, अब वो चल नहीं सकता है। ठीक है, वो एक निगेटिव सेंस दे रहा है। अगर मैं ये बोलूँ ना राम इज सो टायर्ड टू ही कैन नॉट वॉक, तो ये कहना भाई सही है या गलत है? तो बोलोगे गलत है। क्यों? इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताओ।
क्योंकि टू का यूज़ जो है यहाँ पे पेयरिंग गलत है, यहाँ पे टू और TOO का पेयरिंग सही है। अगर मैं बोलूँ राम इज़ टू टायर्ड टू वॉक, तो ये सही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव में तरीके से बना दिया, नॉट को हटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि राम इतना थका कि वो चल नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव मैंने बना दिया। तो आपने रिमूव टू पढ़ा होगा पहले, तो ये चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि अगर आपने रिमूव टू पढ़ा ही नहीं कभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सम और एनी का यूज़ देखो, यहाँ पे सम और एनी का यूज़ में आपको क्या पढ़ना है भाई, तो दोनों का मतलब होता है थोड़ा सा या कुछ। तो सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे और एनी का यूज़ नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करेंगे। देख रहे हैं आपको इधर, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ सम राइस, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा चावल है। अगर मैं बोला ना ही हैज़ नॉट सम फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आ सकता। ओके, तो ये निगेटिव में कैसे यूज़ करोगे, तो ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं। ओके ना, सम को मैंने एनी में कन्वर्ट कर दिया। मैं ये बोलूँ ना कि ही हैज़ नॉट हैव सॉरी ही डज़ नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कि उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अगर मैं बोलूँ डज़ ही हैव एनी प्रॉब्लम, तो भाई ये चीज़ क्या है, सही है या फिर गलत है, ये बताओ। तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब नो का यूज़, नो और एनी का यूज़ देखो, नो एनी का यूज़ जो है ना एक साथ नहीं होता, मतलब आपको नो और एनी का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ ना कि डज ही हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है भाई, तो आपको नॉट एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा डज ही हैव एनी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब उसको यही हो रहा है कि क्या उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इससे सेंस यही आ रहा है ना कि नहीं उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, फ्यू और लिटिल का मतलब आपने पढ़ा होगा, फ्यू का मतलब होता है काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल के साथ, और लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू का यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ें काउंटेबल हो, और लिटिल का यूज़ कब करेंगे, जब चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे फ्यू, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। फ्यू के अंदर तीन चीज़ें पढ़ेंगे, लिटिल के अंदर भी अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल, तीनों का सेम मीनिंग होता है। देखो, अगर संख्या में कोई चीज़ थोड़ा सा है, दैट इज़ अ फ्यू। फ्यू का मतलब संख्या में ना के बराबर होना, ठीक है, मतलब खुद का काम चल जा रहा है मुश्किल से, किसी को हम दे नहीं सकते। द का फ्यू मतलब क्या हो गया ना, कि द फ्यू मतलब संख्या में इतना कम है ना कि वो खुद इसका भी काम नहीं चल रहा है, तो तुमको क्या दें किसी चीज़ में। लाइक अगर कोई चीज़ मांग रहे हो मेरे से, ठीक है, तो मैंने ए फ्यू का यूज़ कर दिया, ले ले थोड़ा सा, तू ले ले थोड़ा सा, मैं ले लेता हूँ। ओके, और फ्यू का मतलब क्या हो गया ना कि भाई इतना में मेरा काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुमको कहाँ से दूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना काम निपटा रहा हूँ कैसे कैसे करके। द फ्यू का मतलब तुमको का दें, यहाँ पे तो मेरा भी काम नहीं होगा, तो तुमको हम क्या दें, मतलब किसी का काम नहीं हो सकता है। पहले वाले से दोनों थोड़ा थोड़ा काम कर ले रहे थे, फ्यू से मैं खुद का काम कर पाऊंगा, तुमको मैं नहीं दे पाऊंगा, शेयर नहीं कर सकता। द फ्यू में इतना कम है कि मैं भी अपना नहीं कर सकता, तो तुम्हें कहाँ से दूँ। सेम फॉलो होता है लिटिल के साथ, और लिटिल का मतलब थोड़ा होना, मात्रा में, क्वांटिटी में, अनकाउंटेबल, जैसे राइस, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। लिटिल का मतलब समझ गया क्या, वही चीज़ कि थोड़ा सा जिसमें कि मैं अपना जरूरत पूरा कर पाऊँ। द लिटिल का मतलब मेरा जरूरत भी पूरा नहीं होगा, तेरा कहाँ से करूँगा। आगे देखो, अगर मैंने बोला अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो इसमें अ लिटिल सही है क्या, सही है ना, कि मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना डेंजरस चीज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना तो मतलब आधा अधूरा ज्ञान होना। अगर इसके अंदर मैं बोलूँ फिल करने के लिए, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, मतलब तुमको कुछ दिनों की रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने कहा, तो बोलो डेज तो काउंटेबल है, तो ऑब्वियस चीज़ है, मेरे को फ्यू का यूज़ करना है कि लिटिल का यूज़ करना है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि फ्यू का यूज़ करो, लिटिल का अनकाउंटेबल के साथ। तो डेज काउंटेबल है, तो लिटिल द लिटिल का सवाल ही नहीं बनता। अब फोर क्या करें, फोर अ डेज या फिर फोर द डे, फॉर फ्यू डेज, या फॉर अ फ्यू डेज, या फिर फॉर द फ्यू डेज। तो भाई थोड़े दिनों की या फिर कुछ दिनों की बात है, तो वहाँ पे फॉर अ डे, फॉर फ्यू डेज का हो गया, ठीक है। द फ्यू का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि कुछ तुमको रेस्ट नहीं करना, जाओ मस्ती में घूमो। अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ द शो वाज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी, मतलब ये हो ना, शो को कैंसिल कर दिया बिकॉज बहुत कम लोग आए थे। बहुत कम लोग कितने, मतलब शो को कोई देखने ही नहीं आया, लगभग ना के बराबर। तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, द फ्यू, ठीक है। मैंने जस्ट बोला ना इधर के द का मतलब क्या हो गया, द फ्यू का मतलब इतना कम कि समझोगे वो है ही नहीं, तो नहीं है तभी तो शो कैंसिल हो गया ना। आगे देखते हैं, अगर मैं बोलूँ मैनी और मच में क्या अंतर है, तो दोनों का मतलब होता है बहुत, तो मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, मच का यूज़ हो गया अनकाउंटेबल के साथ, तो याद रखोगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स कहोगे, और आई हैव मच मिल्क, तो फ्रेंड्स काउंटेबल है तो मैंने मैनी का यूज़ कर रखा, और मिल्क क्या है अनकाउंटेबल है तो मैंने मच का यूज़ रखा, तो दोनों में थोड़ा सा समझना फ़र्क क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा छीलूंगा नहीं, ईजी है जो कि समझ में आ जाएगा एक बार में। 39 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देखो दैन का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं। तो कॉम्परेटिव डिग्री आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ गुड, बेटर, और मैंने बोला बेस्ट, तो ये गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है
कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी बेटर या फिर मोर ब्यूटीफुल इस टाइप के जो आ रहे हैं ना कॉम्परेटिव डिग्री, तो उनके साथ देन का यूज होता है, और बेस्ट के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उनके पहले द का यूज होता है। जैसे मोर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री में आता है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है, तो मोस्ट के पहले द का यूज होता है, मोर के साथ देन का यूज होता है बाद में। तो राम इज टॉलर देन श्याम, तो ठीक है, टॉलर एक कॉम्परेटिव डिग्री है तो उसके साथ देन यूज किया। मैंने बोला राम इज द टॉलेस्ट, ठीक है, तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मैंने द का यूज कर रखा है। वो इन द क्लास, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, एडजेक्टिव पहचानना होगा तो कैसे समझ में आएगा। तो जब मान लो एडजेक्टिव पहचानने का क्या अर्थ है, जिससे कि ना जनरली आपको पता चले कि उसके किसी चीज़ के बारे में, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, डेट इज एडजेक्टिव, ठीक है, वो कैसा है, तो क्वालिटी बता दिया तो मैंने एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में मैंने एल वाई लगा दिया तो वो एडवर्ब बन जाएगा जनरल, ठीक है। जैसे मैंने देखा पोलाइट, वो कैसा है, एकदम विनम्र है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, पोलाइट है, तो मैं बोलूँ कि वो कैसा बात किया, तो बोलोगे सर उसने तो पोलाइट है, वो पोलाइटली बात करता है, मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ बात करता है। तो अब वो उसकी जिक्र नहीं की जा रही है, उसकी अब गुण की जिक्र की जा रही है, गुण का जो मैंने बताया विशेषण, ठीक है। तो पोलाइट का पोलाइटली बन गया एल वाई लगा के, बैड का बैडली मैंने बना दिया, और सिंसियर का सिंसियरली मैंने बता दिया, लास्ट में एल वाई लग गया, डेट इज एडवर्ब, याद रहेगा ना, एडवर्ब निकालने के लिए कहा जाता है। 41 नंबर कह रहा है सेंटेंस अफर्मेशन, अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग का ये रूल है, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन टैग का बेसिक से। मान लो कोई सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन टैग बनाना, अगर ये निगेटिव नहीं है, इसमें नो नॉट नहीं लगा है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव बनता है। जैसे क्या हो गया, इजंट ही, यहाँ पे राम का हेल्पिंग वर्ब इज है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया भाई, इज ही नहीं बना सकते हम लोग, और राम क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसका मैंने क्या निकाला, प्रोनाउन ही निकाल दिया। क्वेश्चन टैग का बेसिक पता होगा, बस रिवीजन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन टैग अगर अफर्मेटिव होता है तो उसका क्या बनता है, ये सॉरी, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा इसका। अगर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे राम इज नॉट रीडिंग, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या पॉजिटिव बनेगा, इज ही बनेगा, ठीक है। तो इजंट ही यहाँ पे बना देना गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे इज नॉट आ रखा है, तो नॉट यहाँ आ गया, तो मेरे को इधर क्वेश्चन टैग में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जैसे देखो, इज का एजेंट हो जाता है ना, राम, आर का आरंट बना देंगे, एम का एमेंट बना देंगे, एम नॉट का एमेंट बना देंगे, हैज का हैजेंट बन जाएगा, हैव का हैवंट, और वाज का वाजंट, वर का वरंट, और मैंने यहाँ पे हैड छोड़ दिया तो हैड का क्या बन जाएगा, हैडंट बन जाता है क्वेश्चन टैग। अब जैसे मैंने बोला सीता इज गोइंग देयर, तो सीता है ना, तो यहाँ पे इज है, तो इज का क्या मैंने बोला, इजंट बनाना है, तो इजंट सी, बिकॉज यहाँ पे नॉट नहीं है। अगर मैंने बोला राम एंड सीता, तो यहाँ पे आर है, तो आर का क्या बनेगा, आरंट दे बनाओगे। एक चीज़ ध्यान देना, एम का मैंने एमंट नहीं बना के आरंट बनाया, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड बनाना चाहिए आपका। और एम नॉट का एम बनता है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लोग एमंट नहीं लिखते हैं, एम नॉट सही है लेकिन एमंट सही नहीं है, आरंट हो जाता है। एम नॉट, देखो एम प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलोगे एमंट, नहीं आरंट होता है, ये ऐसा ग्रामर में कहा गया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना इधर आई एम गोइंग देयर, तो मैं बोल दूंगा एमंट आई, दैट इज इनकरेक्ट। बोलोगे एम का एमंट तो बना दिया, तो गलत है ना, मैंने बोला ना एम का क्या बनाओगे, आरंट बनाओगे, आरंट आई। मैं बोलूँ आई एम नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पे नॉट आ रखा है, तो मैं बनाऊंगा एम आई, क्लियर है ना। आगे देखते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है ना कि V1 अगर आ गया है, देखो पास्ट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देख लो अगर आपको आराम से सुनना है तो। जिसकी एक बार पढ़ाई होगी उसकी रिवीजन हो जा रही होगी इतनी फास्ट में भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग बनाना हो, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट बनाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज रखा है तो डिडंट यूज करोगे, अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा तो डजंट करोगे। अगर डजंट आ रखा है पहले से तो उसका क्वेश्चन टैग डज बनेगा, डोंट आ रखा है पहले से सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग डू बनेगा, डिडंट आ रखा है सेंटेंस के अंदर तो उसका क्वेश्चन टैग डिड बनेगा। जैसे देखो मैंने बोला ही राइट्स, तो ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो मैंने डजंट बना दिया। देखो मैंने बोला ना फिफ्थ फॉर्म रहेगा तो डजंट बनाएंगे। यू राइट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का मैंने डोंट बनाना था तो मैंने डोंट बना दिया। अब जो इधर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इधर उसका प्रोनाउन लिखते जाना होगा। राम रोट, तो ये V2 है ना, तो मैंने डिडंट बना दिया, तो राम के लिए यू कर दिया, गलत है, ये क्या हो जाएगा, डिडंट ही होगा। तो राम के लिए यू थोड़ी बन सकता है, राम का प्रोनाउन ही बनेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ सी डजंट राइट अ लेटर, तो डजंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे डज बनेगा ना, डज सी। मैं बोलूँ आई डू नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट है तो इधर डू बनेगा, डू आई। गीता डिडंट, तो डिडंट पहले से तो डिड बनेगा, डिड सी, ठीक है। यही सब चीज़ है इधर।
44 नंबर कह रहा है कोई भी मॉडल वर्ब रहेगा जैसे विल, शैल, कैन, ठीक है, तो इनका बन जाएगा वांट। विल का विलंट नहीं बनता, वांट बनता है। शैल का सेंट बनता है, सैलेंट नहीं बनता। बाकी सब में वैसे ही आपको एंटी एंटी लगा देना, जैसे स्टूडेंट, कुडंट, ठीक है, निडंट, डेरंट, मेंट। जो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, यूज्ड टू का ना आप क्वेश्चन टैग यूजेंट भी बना सकते हो, डिडंट भी बना सकते हो, ये थोड़ा सा भी है। यहाँ पे तीन चीज़ों को स्टार कर रखा मैंने। देखो पहले तो विल का विलंट ना बना के हम वांट बनाते हैं, सेल का सेलेंट ना बना के सेंट बनाते हैं। थर्ड इज दैट यूज टू का यूजेंट भी बना सकते हो, डिडंट भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों सही है। अगर मैं यू बोलूँ ही विल रीड दिस, ठीक है, तो वही से पढ़ता है, तो विल का क्या बनाओगे, विलंट नहीं, वांट, वांट ही। मैं बोलूँ वी शैल रीड दिस बुक, ठीक है, या फिर वी शैल रीड दिस समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो मैं सेलेंट ना बना के बोलूँगा सेंट वी, ओके। अगर मैं बोलता हूँ गीता यूज टू गो देयर, तो यूज टू को दो तरीके से बनाओगे आप, या तो यूजेंट सी भी लिख सकते हो या फिर आप डिडंट सी भी लिख सकते हो, तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। आराम से वीडियो को रोके एक बार पूरा पढ़ो बढ़िया से, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं 45 कहूँ नीड और डेयर में क्या फ़र्क है, देखो कहोगे नीड और डेयर का क्या फ़र्क ना, नीड और डेयर ना इसके साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है, तो इसका नीडंट और डेयरेंट बनाते हैं क्वेश्चन टैग। अगर नीड और डेयर के साथ 2 + V1 आ गया है तो इसका क्वेश्चन टैग डोंट या फिर डजंट बनाते हैं, ओके। ये चीज़ समझना। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं समझा दूँ आपको ब्रीफ के अंदर। नीड और डियर के साथ अगर V1 आ गया तो ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं, जिनका हम डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, नीडंट और डेयरेंट बनाते हैं। और नीड डेयर के साथ अगर V1 2 + V1 आ गया तो ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने लगते हैं, जिसके लिए मेरे को डोंट और डजंट का यूज़ करना होता है। मेन वर्ब की तरह काम करने लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहना तो गलत है, मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिनके साथ मेरे को डजंट या फिर डोंट का यूज़ करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई नीड टू गो देयर, मेरे को वहाँ जाने की जरूरत है, तो मैं ज़रूरत के अर्थ में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 + V1 है तो मेरे को नीड के लिए क्या बनाना होगा, आई के अकॉर्डिंग डोंट, ठीक। अगर ही रहता तो डजंट बनाते हैं, ठीक है। अगर यू डेयर है तो यहाँ पे और 2 + V1 है तो डोंट यू बनेगा, और यहाँ पे राम, श्याम या फिर किसी का नाम रहता है या फिर ही, सी, इट रहता, मेरे को डजंट बनाना होता, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को माइंड में रखना। 46 नंबर कह रहा है हैव, हैज़, हैड के साथ V3 आता है, ये चीज़ पता है, और इनका क्वेश्चन टैग हैवंट, हैजंट, हैडंट आता है। लेकिन हैव, हैज़, हैड के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग डोंट, डजंट, डोंट, डजंट या फिर डिडंट आएगा। तो हैज़ के लिए क्या आएगा भाई, डजंट, हैव के लिए डोंट, और इसके लिए हैड के लिए डिडंट आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने बोला राम हैज़ अ पेन, ठीक है, तो मैंने राम के पास एक पेन है, तो अ पेन क्या है, नाउन है, कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हैज़ के लिए क्या आएगा भाई, डजंट आएगा। ये क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अंदर जा रहा है, ये पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेशन को शो कर रहा है, पोसेशन मतलब अधिकार कि उसके पास एक पेन है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में जा रहा है। अगर ये कोई अ पेन की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता तो हम लोग यहाँ पे हैजंट बना देते हैं, जो हमने पहले बना के दिखा रखा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझो थोड़ा सा। अगर मैंने बोला यू हैड अ पेन, तो तुम्हारे पास एक पेन एक नाउन है, तो मैंने यहाँ पर डिडंट बनाया, बिकॉज ये हैड का मैंने क्या बोला था, डिडंट बनेगा। अगर मैं बोल दूँ आई हैव डन दिस वर्क, कि मैं ये सब कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैंने हैव के लिए क्या बनाया, हैवंट बनाया। आई हैव डन दिस है ना, तो हैवंट बना दिया। तो ये चीज़ क्यों सही है, देखो यहाँ पे हैव के साथ क्या V3 है, तो V3 है तो हैवंट बनेगा ही ना, तो यही फर्क है दोनों में। यहाँ हैज़ के बाद और हैड के साथ देखो क्यों एक नाउन आ रहा है, तो मैंने इसको डज या फिर डिडंट पे बनाया, और इसके साथ कोई नाउन आ रहा है, सॉरी कोई वर्ब आ रहा है, तो मैंने हैव का ही बना दिया। ये चीज़ों को थोड़ा सा समझोगे, 2 से 3 बार पढ़ के समझ में आएगा। अगर रूल नंबर 47 क्या कह रहा है, दिस और डैट के लिए ना इट पर आधारित क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे दिस इज माई पेन है, तो मैं इजंट इट कह दूं, तो क्या ये सही है, ठीक है, ये चीज़ मेरे को बताओ। अगर मैं दिस इज कहूँ तो इजंट इट कहना सही है या फिर गलत है, कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कहोगे सही है ये, ठीक है। यहाँ पे इट पे इजंट इट कहना सही है। अगर मैं बोलूँ दिस इज योर पेन, तो इजंट इट कहना सही है, बोलोगे सही है। कुछ लोग सोच रहे हो ना दिस इज माई पेन है, तो क्यों नहीं इजंट माइन कर दें या फिर माई कर दें या मी कर दें, गलत है। दिस और डैट अगर आ रहा है तो इट पर आधारित प्रोनाउन होगा उसका, ओके। अगर मैं वहीं पे दीज दोज कर दूं, तो जब प्लूरल हो गए तो दीज के लिए, दोज के लिए अब क्या होगा, दो, दे बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, दे पे आधारित बनेगा, दे क्वेश्चन टैग होगा। क्या बनेगा, दे क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग का क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। जैसे दीज आर माई पेन्स, तो आरंट दे, दोज आर योर पेन्स, तो आरंट दे, ठीक है। तो यहाँ पे दीज दोज दोनों के लिए प्रोनाउन दे पे आधारित होगा। 49 देखो क्या कह रहा है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सभी चीजें ना, अगर जिसके बाद में वन या फिर बडी वर्ड आ जाता है, वन या बडी या फिर नन हो गया, ऐसा कुछ, नो बडी आ गया, तो इन सब के लिए क्वेश्चन टैग का दे पे आधारित ही बनाने का है,
तो ये चीज़ समझना, कोई भी आ जाए क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन दे निकाल देना। जैसे समवन इज कमिंग, अब इज है ना तो आरंट दे करो, क्या बोलोगे इजंट काहे नहीं किए, भाई मेरे को दे के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या कभी, नहीं ना। और इनका मेरे को प्रोनाउन दे निकालना ही है क्वेश्चन टैग के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन टैग के अंदर, तो दे के साथ मैं इज यूज नहीं कर सकता, तो मेरे को आरंट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं कहूँ ना कि देखो एवरी वन हैज कम केम, ठीक है, तो मैं बोलूंगा हैवंट दे, लेकिन मैंने कहा नन हैज कम, तो मैंने यहाँ पे हैवंट दे क्यों बनाया, हैवंट क्यों नहीं, सॉरी हैव दे क्यों बनाया, हैवंट क्यों नहीं बनाया, बिकॉज नन एक ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो मैं इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। अगर मैं 50 नंबर रूल कहूँ कि नो, नेवर, नॉट, नीदर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, ये सभी नथिंग, ये सारे जो है ना निगेटिव सेंस देने वाले हैं। फ्यू और लिटिल भी एक निगेटिव सेंस देने वाले वर्ड है। इन सब का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, ये चीज़ याद रखना। जैसे मैं बोलूँ आई हैव फ्यू पेन्स, तो इसका क्या होता है डू आई, मेरे पास थोड़े से पेन है तो क्या बोलूँगा डू आई, तो फ्यू का क्या होगा मैंने पॉजिटिव बनाया। हार्डली अगर आ गया सेंटेंस में तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बना, पॉजिटिव बना, तो ये चीज़ समझोगे। शुरू मैंने बोला था ना हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सभी क्या है क्वेश्चन टैग, सॉरी ये सभी निगेटिव वर्ड से देते हैं। अगर वहीं पे वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है और प्लीज के साथ कोई V1 आ रखा है, डोंट के साथ अगर कोई V1 आ रहा है और ये सारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो क्वेश्चन टैग इसका विल यू लगाकर बनता है। कैसा, विल यू लगाकर बनता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ब्रिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो V1 के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा, वांट यू नहीं बना सकते हम लोग। अगर ये डोंट गो आउट, तो ये मैं बोला डोंट के साथ भी आ गया, तो डोंट के साथ गो आ गया, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू करके बना दो। अगर प्लीज के साथ अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसका क्वेश्चन टैग भी विल यू बना दो, बहुत ही सिंपल से है। अगर मैंने बोला लेट पर आधारित कोई क्वेश्चन टैग आता है तो उसका विल यू बना दोगे, या फिर लेटस रहेगा तो सैल्यू, बाकी लेट पर आधारित कोई भी रहे विल यू बना दो, खाली लेट के साथ अगर अस आ रखा है तो सैल्यू बनाना। जैसे लेट मी गो देयर तो सिंपल है विल यू, लेट हर गो देयर विल यू, लेट अस आ गया तो सैल्यू, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और एक चीज याद रखना कि लेट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है कभी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा जो है टॉप 52 रूल्स खत्म हो गए। और जाने से पहले सारे पीडीएफ्स के बारे में याद दिला दूं कि सारे पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले आप 2 बार खाली बाय करके पढ़ लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।